ब्रेकिंग न्यूज स्क्रीन पर आ गई थी। एक इंसिडेंट हो गया था। 40s में एक आदमी को एक बच्चे को किडनैप करने और कैद रखने के चार्जेस में अरेस्ट किया गया था। काली पुलिस कार्स घर के बाहर खड़ी थीं। चारों तरफ खुला मैदान था। विक्टिम को इस रन डाउन वेयरहाउस में 12 साल तक कैद करके रखा गया था। लॉन पर लोग जमा थे और वो सब इस मामले को हैंडल करने के लिए रश कर रहे थे। पुलिस ने सस्पेक्ट को किडनैपिंग, कन्फाइनमेंट और लेबर लॉ वायोलेशंस के चार्जेस में सक्सेसफुली पकड़ लिया था। ये न्यूज पूरे टेलीविजन पर ब्रेकिंग न्यूज की तरह रिपोर्ट हो रही थी और कई हेडलाइंस में कवर की गई थी। प्राइवेसी के लिए अरेस्टेड सस्पेक्ट को फेस मास्क पहनने की परमिशन दी गई थी। जब पुलिस उसे भीड़ के बीच से ले जा रही थी जो फोटोज लेने के लिए जमा हो गई थी, मीडिया बेशक एक अच्छी स्कूप लेने के लिए डेस्परेट ही थी। वो जानना चाहते थे कि क्या क्राइम करने से पहले क्रिमिनल विक्टिम को पर्सनली जानता था। उन्होंने इंपॉर्टेंट सवाल भी पूछे, जैसे कि सबसे पहले क्राइम की रिपोर्ट किसने की, जबकि पुलिस उन्हें डोर से दूर पुश करने की कोशिश कर रही थी। बेचारे विक्टिम में हियरिंग और स्पीच की प्रॉब्लम्स के साइंस दिख रहे थे। इससे अथॉरिटीज को शक हुआ कि क्राइम प्लान करते वक्त क्रिमिनल इसे पहले से जानता था। वो उस लॉक को काट पाए जहां बेचारे विक्टिम को कैद किया गया था और उन्होंने एक डार्क रूम का दरवाजा खोला और बुक्स के ढेर देखे। जब उन्हें रेस्क्यू किया तो उन्होंने पाया कि वेयरहाउस अनगिनत बुक्स से भरा हुआ था और बुक्स के उस पहाड़ पर एक लड़का बैठा था जो अभी भी उस डार्क रूम में पढ़ने की कोशिश कर रहा था। लॉ एनफोर्समेंट ने तुरंत अपने कैप्टन को बताया कि उन्हें सचमुच बेचारा और कमजोर दिखने वाला विक्टिम मिल गया था। उसके शरीर पर लगी गंभीर इंजरीज के आधार पर यह अस्यूम किया गया कि बेचारे लड़के को लॉन्ग टर्म अब्यूज का सामना करना पड़ा था। विक्टिम को, जिसे ए नाम दिया गया था, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और करंटली रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो स्टेबल कंडीशन में है। रिपोर्टर्स को अंदर अलाउ नहीं किया गया था जब वो बेचारे विक्टिम को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ मीडिया वालों ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की और कहा कि वो हर्ट हो गए हैं तो उन्हें भी मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए। शिनवुजिन 18 साल का था। उन्होंने आखिरकार विक्टिम का नाम कंफर्म कर लिया था। लड़का इंटेंस मालन्यूट्रिशन और कई एक्सटर्नल इन्फेक्शन से सफर कर रहा था। ब्राइट आइज वाला खूबसूरत लड़का एडोरेबल लग रहा था जब वो लंबे समय बाद पहली बार ब्राइट लाइट में देख रहा था। डॉक्टर्स सोच नहीं पा रहे थे कि कोई इतने खूबसूरत बच्चे को कैसे हर्ट कर सकता है, जो कि वर्ड्स का वियर्ड चॉइस था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई अगली बच्चा ये डिजर्व करता है। बेचारे लड़के को लॉक्ड रखा गया था और 12 साल तक लेबर के लिए फोर्स किया गया था। लड़का हियरिंग लॉस से भी सफर कर रहा था क्योंकि वो लंबे समय तक साउंड के कांटेक्ट में नहीं रहा था। डॉक्टर ने साई ली और इस स्ट्रेंज सिचुएशन के नोट्स लिए। उसने एक सवाल लिखा और लड़के को दिखाया और पूछा कि क्या वो अपना नाम लाउड बोल सकता है। लड़के ने इस सवाल को देखा और समझा और उसने उसे अपना नाम बोलने के लिए एनकरेज किया। लड़के ने आखिरकार बोलने के लिए अपना मुंह खोला और वो वर्ड्स रिपीट किए जो उसने शायद अपनी पूरी जिंदगी सुने थे। उसने डिक्लेयर किया कि वो सचमुच एक बास्टर्ड है। ये काफी डार्क रिस्पॉन्स था और बिल्कुल वो नहीं था जो डॉक्टर चाह रही थी। खैर, सूरज आसमान में ब्राइट शाइन करता रहा और एक सस्पिशियस दिखने वाला पर्सन आसपास था। वो बस एक फार्मर था जो हॉट सन में काम कर रहा था और अपने चेहरे को ब्लिस्टर्स से बचाने के लिए हैट और फेस कवरिंग यूज कर रहा था, जबकि ये एक पर्सन मेहनत कर रहा था। एक लेजी आदमी बैठकर देख रहा था। ये लड़के की मेमोरी लग रही थी और उसे याद आया कि उसे कभी कभार सूखे चावल और वेजिटेबल्स के साथ फेंक कर दिए जाते थे। लड़का अपने हाथों से खाना जल्दी से खा लेता था, डेस्परेटली, एक एनिमल की तरह खाता था, क्योंकि उसके साथ वैसा ही ट्रीट किया जाता था। हर बार जब वो डोर खोलते थे तो जो पर्सन उसे खाना देता था वो उसे बास्टर्ड कहता था और बोलता था कि वो इतना डिस्गस्टिंग तरीके से खाता है। बेचारा बच्चा विंटर के दौरान हमेशा ठंड से कांपता था क्योंकि बंद विंडोज से ठंडी हवा आती थी और वो कोल्ड में कांपता रहता था। कभी कभी जब लड़का इतना डेस्परेट होता था तो वो एक रोच भी पकड़ लेता था। होपफुली स्नैक करने के लिए नहीं, लेकिन काफी पॉसिबल था कि वो उस पर स्नैक कर रहा था। प्रेजेंट में वापस आते हैं। डॉक्टर्स बेचारे लड़के के वर्ड्स से हॉरिफाइड थे और वो शॉक्ड थे, स्पीचलेस थे और नहीं जानते थे कि ऐसी डिक्लेरेशन पर क्या कहें। उन्हें श्योर था कि ये ब्रेन वॉशिंग का इफेक्ट था और उन्हें बेचारे बच्चे के शरीर पर अनगिनत स्कार्स भी मिले थे। इस बच्चे ने इस पूरे समय डेफिनेटली बहुत अब्यूज सफर किया था। वो मॉन्स्टर्स जिन्होंने उसके साथ ये किया उन सबको उसकी ओपिनियन में डेथ सेंटेंस मिलनी चाहिए, लेकिन ओवरऑल ये सिचुएशन कम से कम रिलीफ की थी। मेडिकल रिजल्ट्स उतने बुरे नहीं थे जितना उन्होंने डरा था, लेकिन लड़का उसकी ऑनेस्ट स्माइल और काइंड टच से शॉक्ड लग रहा था। वो अब सेफ था तो वो वार्म बेड में जितना चाहे सो सकता था। डॉक्टर ने अपनी बेस्ट कोशिश की उसे बताने के लिए कि वो सेफ है और वो जल्दी वापस आएगी। दूसरे डॉक्टर ने पूछा कि क्या उसे बच्चे का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन फीमेल डॉक्टर ने अश्योर किया कि वो खुद लड़के का ख्याल रख सकती है। डॉक्टर हॉस्पिटल रूम से बाहर निकलने में कामयाब हो गई और डेस्परेट रिपोर्टर्स की बड़ी भीड़ से टकरा गई जो अभी भी एक अच्छी न्यूज स्कूप लेने की कोशिश कर रहे थे और सभी तरह के सवाल पूछ रहे थे। वो पेशेंट की कंडीशन जानना चाहते थे और क्या उसका फैमिली मिल गया है। वो पेशेंट का नाम जानना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि क्या उसे कोई डिसेबिलिटी है और क्या वो कम्युनिकेट कर सकता है। उन्होंने एक के बाद एक सवाल किए बिना रुके। इससे डॉक्टर काफी इरिटेटेड हो गई। तो
उसने उन्हें स्कोल्ड किया कि वो किसी और की ट्रेजेडी को अपना एंटरटेनमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसने पुलिस से पूछा कि ये लोग बिल्डिंग में कैसे घुस गए, वो इतना न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे और उन सबके एक्सेस पासेस चेक होने चाहिए। इन सभी रिपोर्टर्स को ऑब्स्ट्रक्शन और ट्रेसपासिंग के लिए रिपोर्ट किया जाएगा। खैर, इससे आखिरकार उनसे छुटकारा मिल गया। इसके बाद चीजें थोड़ी क्वाइट हो गईं और बस हॉस्पिटल में ड्रिप की आवाज आ रही थी। मेन कैरेक्टर बेड में लेटा हुआ रेस्ट कर रहा था और ठीक हो रहा था। थोड़ी देर बाद उसने एक आंख खोली और उस वाइट रूम को देखा जिसमें वो था। उसने उस बड़े वाइट फ्लोरेसेंट बल्ब को बहुत सारे आइडियाज के साथ देखा, अपना हाथ स्ट्रेच करते हुए। लड़के का माइंड और भी आइडियाज से भर गया। सडनली उसने एक आवाज सुनी और लड़के ने ऊपर देखा। रूम में एक और पेशेंट अपना फोन यूज कर रहा था। वो एक ओल्डर जेंटलमैन था और उसने देखा कि लड़का उसे देख रहा था। उसने पहले से स्टोरी सुन रखी थी और वो जानता था कि लड़के को किडनैप किया गया था। बेचारे बच्चे की एक रफ लाइफ रही थी और उसे उसके लिए सॉरी फील हुआ, क्योंकि वो जानता था कि बच्चे की लाइफ एक्स्ट्रा डिसेबिलिटीज की वजह से टफ होगी। लड़का कुछ देर ओल्ड मैन को साइलेंटली देखता रहा, लेकिन वो नेम और पेशेंट की सारी इंफॉर्मेशन देख सकता था जो आदमी के बेड के पास लगाई गई थी। वो गाय की हाइट और वेट भी जानता था। बस आदमी को देखकर वो बता सकता था कि वो लेफ्ट हैंडेड है और लगातार डिहाइड्रेटेड है क्योंकि उसकी स्किन ड्राई है। आदमी इस सबसे अनजान था क्योंकि वो अपना फोन यूज करके बहुत मजे कर रहा था। आदमी की कोई वॉच मार्क्स या रिंग्स नहीं थी, तो साफ था कि वो फिजिकल जॉब करता है और उसकी कोई स्पाउस नहीं है। इन सभी पीसेस को मिलाते हुए लड़का पता लगा सकता था कि उसका रूममेट शायद किसी लो रूफटॉप पर प्लास्टरिंग का काम कर रहा था और गिर गया। जब वो गिरा तो लेफ्ट हैंडेड ब्रेन ने इंस्टिंक्टिवली उसके लेफ्ट फुट को पहले लैंड करने के लिए डायरेक्ट किया, लेकिन फीमर इंपैक्ट की फोर्स को हैंडल नहीं कर पाया और शैटर होकर बाहर निकल गया। मेन कैरेक्टर उस आदमी की पेन भरी स्क्रीम इमेजिन कर सकता था जैसे वो एक्सीडेंट को देखने के लिए वहां था। वो उस सिचुएशन में सबसे अप्रोप्रिएट फर्स्ट एड भी गेस कर सकता था, लेकिन उसके थॉट्स इंटरप्ट हो गए जब फीमेल डॉक्टर वापस आई। वो उसके लिए खाना लेकर आई थी और पूछा कि क्या उसने कुछ रेस्ट लिया। वो जानती थी कि वो जरूर भूखा होगा और वो उसके लिए फोर्क और स्पून लेकर आई थी। इस बीच उसका पेशेंट उसे एनालाइज करने में बिजी था। लड़के ने सोचा कि डॉक्टर एक आदमी है और उसने डॉक्टर की ड्रूपिंग आईज और एजेस पर क्रोज फीट नोटिस किए। लड़के ने यह भी नोटिस किया कि कैसे उनके चीक मसल्स ऊपर की तरफ लिफ्ट हो रहे थे और सिमेट्रिकल स्माइल नोटिस की। ये एक जेन्युइन स्माइल थी और इसका साइन था कि यह आदमी उसे थ्रेट की तरह नहीं देखता था। डॉक्टर ने उसे स्पून दिया और इनकरेज किया कि वो जितना चाहे खा सकता है, कोई उसे स्कोल्ड नहीं करेगा। लड़का शॉक्ड था और उससे ज्यादा खाना देख रहा था जितना उसे कैप्टिविटी में कभी दिया गया था। लड़के ने गल्प किया और डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया कि ये हॉस्पिटल का खाना है तो शायद इसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसने उसे बहुत खाने के लिए एनकरेज किया। खैर, लड़के ने अपनी कटलरी पकड़ी और बिजी हो गया। उसने उस खाने को ऐसे खाया जैसे हंगर गेम्स हो। किसी पॉइंट पर खाने को अबैंडन करके बस अपने हाथों का यूज किया। डॉक्टर और दूसरा पेशेंट शॉक में थे कि वो कितनी फास्ट खा रहा था। डॉक्टर को उसे बताना पड़ा कि स्लो डाउन करे वरना वो चोक हो जाएगा, लेकिन लड़के का स्लो डाउन करने का कोई इंटेंशन नहीं था और वो बस खाता रहा। उसने वो प्लेट्स क्लीन खा ली और चावल के छोटे दाने भी उठाने लगा। डॉक्टर हॉरिफाइड थी और सोच रही थी कि इस बेचारे बच्चे ने इस पूरे समय कैसे सर्वाइव किया। उसे एक कॉल आई और उसने फोन उठाकर कॉलर को ग्रीट किया। अपैरेंटली लड़के का फैमिली आ गया था। ऐसा लग रहा था कि वो लड़के के रिलेटिव्स को लोकेट करने में कामयाब हो गए थे। डॉक्टर ने एक्साइटेड होकर लड़के को बताया कि उसके मॉम और डैड यहां हैं। लड़के ने उसकी ईगर स्माइल कैलकुलेट की। उसने मॉम और डैड के टाइटल्स पहचान लिए। जो लोग आए थे वो उसका फैमिली होना चाहिए। डॉक्टर ने खुशी से उसे बताया कि वो जल्दी उन्हें लेकर आएगी। लड़के ने डॉक्टर को जाते हुए ऑ में देखा, स्पीचलेस होकर। टाइम साइलेंस में गुजरा और वो सोच रहा था कि उसके पेरेंट्स को उसके पास पहुंचने में कितना समय लगेगा। उसने सेकंड्स और फिर मिनट्स गिनने शुरू किए। सडनली एक आवाज आई कि वो मेक श्योर करेगी कि मेन कैरेक्टर उन्हें सुन सके। लड़का कंफ्यूज था, जैसे उसकी सेंसेस और भी क्लियर हो गई। उसकी आंखें वाइड हो गईं, जैसे उसकी ब्रेन एक्टिविटी इंटेंसिफाई हो गई। वो सोचता रहा और उसने क्लोजली सुना। डोर के बाहर मूवमेंट देखता रहा। उसकी आंखें वाइड हो गईं, जैसे लोग क्लोजर आ रहे थे। वो अब उन्हें सुन सकता था। वो फ्लोर पर पर्सन की हील की हर स्टेप सुन सकता था। वो साउंड पूरे रास्ते उसके हॉस्पिटल बेड तक ट्रैवल कर रही थी। ये एक साउंड एरोज की तरह था जो सीधे उसकी तरफ आ रही थी। लड़के की आंखें वाइड हो गईं, जैसे उसकी हियरिंग सडनली इतनी बेटर हो गई और सडनली सब कुछ इतना लाउडर साउंड करने लगा। पेशेंट की स्टेबिलिटी उनकी टॉप प्रायोरिटी थी। उन्हें मेक श्योर करना था कि वो शॉक ना हो। लड़का स्पीचलेस था जैसे वो सुन रहा था और फिर वो अंदर आने के लिए रेडी थे। उसकी आंखें वाइड हो गईं और उसने उन लोगों को देखा जो अंदर आए, एक वुमन और एक मैन। उनके चेहरे स्माइल्स से ब्राइट हो गए। जब उन्होंने उसे देखा वुजिन को कॉल करते हुए, वो उसकी तरफ रश किए, उसे अपना सॉन कॉल करते हुए। भले ही डॉक्टर ने उन्हें बेचारे लड़के को शॉक न करने के लिए कहा था, लड़के ने उन दो लोगों को अपनी आर्म्स ओपन करके बड़े हग्स के लिए पास आते हुए देखा। मेन कैरेक्टर एक लविंग मदर और जॉयस फादर द्वारा
एम्ब्रेस किए जाने से सरप्राइज्ड हुआ। वुमन प्रिटी थी तो वो थोड़ी उसकी तरह लग रही थी और उसके पास अपने फादर के बाल थे। दोनों ने अपने ब्यूटीफुल बच्चे को बचाने का सेलिब्रेशन किया और अपनी अपॉलॉजीज क्राई की कि वो उसे सेफ नहीं रख पाए। वो ग्रेटफुल थे कि वो अनहार्म था और उसे वापस आने के लिए थैंक यू कहा। उनकी क्राइज और लव और एडोरेशन लाउड थीं। वुजन के कान में इतनी लाउड कि वो आखिरकार ओवर स्टिमुलेटेड हो गया और पेन में उनसे दूर हट गया। लड़के ने अपने कान कवर किए, डर में उन्हें देखते हुए, जैसे वो पूछ रहे थे कि क्या गलत हो गया। वो कंसर्न थे, पूछ रहे थे कि क्या वो ओके है क्या, लेकिन वो जो नॉइज कर रहे थे वो ओवरवेलमिंग लग रहा था और लड़का रो पड़ा। ये लाउड था, सॉबिंग, क्राइंग और जॉय और रिलीफ के शाउट्स अपने सन को देखकर। ये सारी नॉइज उस छोटे लड़के के लिए बहुत ज्यादा लाउड थी, जिसने अभी अभी अपनी हियरिंग की सेंस रिगेन की थी। आसमान एक ब्राउन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के ऊपर ब्राइट और ब्लू था और एक नए सीन में ब्राइट न्यू डे थी। एक लेडी अभी अभी अपनी मदर के साथ फोन कन्वर्सेशन रैप कर रही थी। अपने घर में बैठी हुई उसने एडमिट किया कि उसने सब कुछ क्लीन कर लिया और फिर कॉल एंड कर दिया। कॉल के बाद गर्ल साइलेंस में बैठ गई और वंडर करने लगी। देखिए, उसका बिग ब्रदर आखिरकार घर आ रहा था और वो शायद वो बेचारा ओवर स्टिमुलेटेड मेन कैरेक्टर ही था जिससे हम पहले से इंट्रोड्यूस हो चुके थे। स्वीट छोटी ब्रूनेट को नहीं पता था कि इस डेवलपमेंट के बारे में कैसा फील करे। आखिरकार उसका ब्रदर कई सालों से गया हुआ था। वो उसे बहुत देख नहीं पाई थी क्योंकि उसे रेस्ट करने की जरूरत थी। प्लस उसके बात करने और एक्ट करने का तरीका थोड़ा अनयूजुअल साउंड कर रहा था। उसने हॉस्पिटल में अपने भाई की एक झलक देखी थी जब उसकी मदर ने उसे एक एप्पल खिलाया था और ऑनेस्टली वो उस वक्त इतना वियर्ड लग रहा था। वो बस एक बेबी थी जब उसका भाई लॉस्ट हो गया था, तो उसके पास अपने ब्रदर की कोई चाइल्डहुड मेमोरीज भी नहीं थी। उसने उन जगहों की पिक्चर्स देखी थी जहां उसके ब्रदर को रहने के लिए फोर्स किया गया था। वो एक वेयरहाउस था और वो इमेजिन नहीं कर सकती थी कि 12 साल तक ऐसी जगह में स्टक होना कैसा होता है। स्मार्ट ब्रूनेट ने आसानी से रीजन कर लिया कि वो भी वियर्ड होती अगर 12 साल तक ऐसी जगह में स्टक होती। खुशकिस्मती से लड़के ने अपनी हियरिंग रिगेन कर ली थी लगता था, लेकिन मेंटली उसका ब्रदर अभी भी थोड़ा वियर्ड था। सडनली गर्ल ने एक नॉइज सुनी जिससे वो घबरा गई। उसके पेरेंट्स बहुत फास्ट आ गए थे और वो अपने ब्रदर को घर भी ले आए थे। ये छोटे फैमिली के लिए एक बड़ा मोमेंट था और यंग गर्ल अपने ब्रदर को घर वेलकम करने के लिए आई। मदर ने गेस किया कि यंग गर्ल जरूर भूखी होगी तो वो डिनर शुरू करेगी। फादर ने भी स्माइल की और वुजन को अंदर आने के लिए बुलाया। रेस्क्यूड लड़का 12 साल में पहली बार अपने घर में आया और अपनी छोटी सिस्टर से मिला। और लड़का थोड़ा टॉल और गैंगली था क्योंकि वो अभी भी कुछ वेट गेन करने की कोशिश कर रहा था और उसने इस स्पेशियस घर को ऑ में देखा। गर्ल ने नर्वसली हेलो कहा और अपने बिग ब्रदर को ग्रीट किया। लड़का थोड़ा कंफ्यूज था और साइलेंटली घर को देख रहा था, तो एक ऑकवर्ड साइलेंस हो गई। फिर लड़के ने चारों तरफ देखा और घर के चारों तरफ गर्ल की पिक्चर्स देखी। उसके फादर ने एक जेंटल हाथ उसकी बैक पर रखा, समझते हुए कि इतने लॉन्ग समय बाद लड़के के लिए घर आना ऑकवर्ड होगा। उन्होंने उसे उसके रूम की डायरेक्शन में पॉइंट किया और पूछा कि क्या उसे अभी भी याद है कि वो वहां रहता था। लड़के ने मम्बल्ड किया कि याद है और उन्होंने पूछा कि क्या वो अपनी छोटी सिस्टर बोमी के साथ कुछ टाइम बिताते हुए अपने रूम को देखना चाहता है। यंग गर्ल सरप्राइज थी, लेकिन पेरेंट्स ने सिबलिंग्स को एनकरेज किया कि वो क्लोजर आएं और एक दूसरे को जानने में कुछ टाइम बिताएं। सिस्टर डिनर प्रिपेयर करने में हेल्प करना चाहती थी क्योंकि वो अभी भी अपने ब्रदर के आसपास थोड़ी नर्वस थी, लेकिन अपने ब्रदर के साथ टाइम बिताना हेल्पिंग का पार्ट माना गया तो वो नो नहीं कह सकती थी। बिना किसी डिले के दोनों सिबलिंग्स को रूम में साथ टाइम बिताने के लिए पुश कर दिया गया। गर्ल ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन बहुत लेट हो गया था। जल्दी ही मदर डिनर प्रिपेयर करने में बिजी हो गई और उसने अपने 2 प्रेशियस बच्चों के लिए कुछ डिलीशियस खाना बनाने के लिए पॉट को फायर पर रखा जबकि ये सब हो रहा था। सिबलिंग्स वुजन के रूम में ऑकवर्डली खड़े थे। ऑकवर्डनेस गर्ल की इमेजिनेशन से भी वर्स थी, लेकिन उसने अपनी बेस्ट कोशिश की एंड्योर करने की। लड़का अपने रूम में कुछ देख रहा था और अपने नीटली अरेंज्ड बेड को देख रहा था। उसने एक बेड पहचाना, लेकिन उसके पास पहले कभी बेड नहीं था क्योंकि उसे अपनी पूरी जिंदगी बुक्स के ऊपर रहने के लिए फोर्स किया गया था। उसने बेड के बगल में विंडो भी पहचानी। ये सब चीजें थीं जिनके बारे में उसने मोस्टली एक बुक में पढ़ा था। वो प्राइवेट कंप्यूटर और चेयर भी जानता था। उसके आसपास सब कुछ थोड़ा स्ट्रेंज था, लेकिन ये उसका था, ये उसका रूम था। गर्ल ने नर्वसली अपने ब्रदर से बात की और उसने अपना पूरा अटेंशन उसकी तरफ टर्न किया। इसने उसे थोड़ा ऑफ गार्ड कैचम किया, रिजा जैसे वो उन बड़ी सोलफुल आंखों में देख रही थी जो ऑलमोस्ट उसकी अपनी आंखों की तरह थीं। ब्रूनेट रो पड़ी क्योंकि उसका ब्रदर पर्सन में हॉस्पिटल की तुलना में इतना ज्यादा क्यूट लग रहा था। अब जब वो क्लीन्ड अप था और अपनी बेयरिंग्स पा रहा था तो वो इतना वियर्ड नहीं लग रहा था। गर्ल ने नर्वसली अपने ओपा को कॉल किया और उसे फोन यूज करना सिखाने का डिसाइड किया। अभी जो फोन उसने उसे दिया था वो टर्न्ड ऑफ था, लेकिन वो उसे दिखा सकती थी कि इसे ऑन करने के लिए कैसे होल्ड करना है। लड़का अटेंटिवली अपनी सिस्टर की टीचिंग्स सुन रहा था, प्रैक्टिसिंग और लर्निंग कर रहा था। उसने उसे
उनके पेरेंट्स के नंबर्स के साथ साथ अपना नंबर भी सिखाया ताकि वो हमेशा उनसे कांटेक्ट कर सके। उसने अपना नंबर डिलीट कर दिया, तो उसने उसे बचाने की कोशिश करने के लिए इनकरेज किया। लड़का ऑव में था और फिर से बोलने की कोशिश की। बोलना कुछ ऐसा था जो उसने कैप्टिविटी में बहुत नहीं किया था, तो वो अभी भी इसमें एडजस्ट कर रहा था। उसकी सिस्टर को कोई आइडिया नहीं था कि उसने अभी क्या कहा और वो बहुत लॉस्ट और कंफ्यूज दिख रही थी। फिर उसे रियलाइज हुआ कि वो उसे बता रहा था कि उसने उसकी इंस्ट्रक्शन समझ ली है। बोमी ने अप्रिशिएट किया, लेकिन वुजिन को अपनी छोटी सिस्टर से बात करते वक्त ऐसी फॉर्मल लैंग्वेज यूज करने की जरूरत नहीं थी। लड़के ने अपनी अंडरस्टैंडिंग दिखाने के लिए स्ट्रगल किया, उन वर्ड्स का यूज करते हुए जो वो उन लोगों के साथ यूज करने का ज्यादा यूज्ड था जिनके साथ वो रहा था। बोमी साइलेंट हो गई, जैसे उसे रियलाइज हुआ कि ये कुछ ऐसा था जिसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। दूसरे टॉपिक्स पर मूव करने का डिसाइड करते हुए उसने उससे पहले फोन ऑन करने की कोशिश करने के लिए कहा, तो वुजिन ने वैसा ही किया। लड़का एवन में देख रहा था जैसे फोन उसके सामने लोड होने लगा, ब्राइट कलर्स और एक इंटरेस्टिंग फिगर प्रोड्यूस करते हुए। फिर उसने उसे नया कॉन्टैक्ट बनाना और अपना नंबर सेव करना सिखाया। वो अटेंटिवली सब कुछ सुन रहा था जो उसने कहा। छोटी सिस्टर ने अपना नंबर कॉल किया और वो उसे लिखने के लिए काम पर लग गया ताकि वो उसे सेव कर सके। वो ऑ में देख रही थी जैसे उसने इंस्ट्रक्शंस काफी फास्ट पिक किए, लेजर फोकस्ड होकर एग्जैक्टली वैसा करने पर जैसा उसने उसे बताया था। और वो सरप्राइज थी कि ये उसकी फोन यूज करने की फर्स्ट टाइम थी। उसकी फिंगर्स उससे भी ज्यादा फास्ट मूव कर रही नहीं थी जितनी फास्ट वो फोन यूज करते वक्त करती थी। वुजिन बस इस बारे में वरीड था कि क्या उसने ये करेक्टली किया है और उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो की। छोटी सिस्टर ने उसे एनकरेज किया, उसे बताते हुए कि उसने काफी अच्छा किया है और वो बहुत स्मार्ट है। वह क्या, ऐसा लग रहा था कि उसका ब्रदर उस तरह का था जो चीजों को इतनी क्विकली पिक कर लेता है। अब वो उसे सिखाएगी कि इंटरनेट पर चीजों को कैसे सर्च करना है। लड़का क्यूरियस और कंफ्यूज था, लेकिन वो भी सीखने के लिए रेडी था। तो उसने उसे इंटरनेट पर सर्च करना दिखाया, उसे दिखाते हुए कि वो जो भी चीज के बारे में क्यूरियस है उसे टाइप कर सकता है। एक बार जब उसने मैग्नीफाइंग ग्लास टाइप किया तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग आंसर्स पॉपअप होंगे। लड़का फोन को ऑ में देख रहा था, बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह। उसकी सिस्टर ने उसे खुद सर्च करने की कोशिश करने दी। ब्रदर कई चीजों के बारे में क्यूरियस था, तो जैसे ही उसे फोन मिला उसकी फिंगर्स रियली फास्ट मूव करने लगीं, जैसे उसने वो टाइप किया जो वो जानने के लिए क्यूरियस था। अपेरेंटली लड़का अपने फैमिली के बारे में क्यूरियस था। इमेजेस पर टैप करते हुए लड़के ने फैमिलीज की विभिन्न वंडरफुल इमेजेस देखी जो एक दूसरे से प्यार कर रही थीं और एक दूसरे के लिए वहां थीं। ये सोलफुल और ब्यूटीफुल पिक्चर्स की एक सीरीज थी जिससे वो रियली रिलेट नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी एक केज में लॉक्ड होकर बिताई थी। उसने पिक्चर में हैप्पी मदर्स और फादर्स को नोट किया। फिर वुजिन ने टर्न किया और बोमी को अपनी छोटी सिस्टर के रूप में पहचाना। वो उसका फैमिली था, उस घर में हर कोई उसका फैमिली था। ये उसकी होम कमिंग थी और वो लेडी जिसने उस पर इतनी हैप्पीली और ब्राइटली स्माइल की, वो उसका फैमिली थी। लड़का साइलेंट हो गया सरप्राइज में ऊपर देखते हुए, जबकि उसकी सिस्टर एक क्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ उसे देख रही थी। ये सेंट जो उसकी सिस्टर से आ रही थी उसने परफ्यूम के रूप में पहचानी। परफ्यूम की ओरिजिन 5000 साल पहले की है। इसे पहली बार रिलीजियस सेरेमोनीज में डिवाइन के साथ कम्युनिकेशन के मीडियम के रूप में यूज किया गया था। वो उस वक्त फ्रेग्रेंट वुड जलाते थे। आज के परफ्यूम्स विभिन्न एरोमेटिक कंपाउंड्स और सॉल्वेंट्स का एक ब्लेंड है। इन्हें दूसरों को अपील करने या पर्सनल इमेज क्रिएट करने के लिए भी यूज किया जाता है। बस सारे नॉलेज को याद करना उस एंशिएंट समय में ट्रांसपोर्ट हो जाने जैसा था। और वुजिन ऑफ में देख रहा था। ब्रदर ने पॉइंट किया कि अब उसने रियली स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की सेंट ली है और इससे उसकी सिस्टर सरप्राइज्ड हो गई। लड़का खड़ा हुआ और परफ्यूम की इस सेंट को फॉलो किया और इससे बोमी अलार्म हो गई, जिसने पूछा कि वो कहां जा रहा है। ब्रूनेट ने सरप्राइज में लड़के को कॉल किया और वो पॉज हुआ लगता था उसने उसे ब्रदर कॉल किया था, लेकिन वुजिन रियली इंपॉर्टेंट सिचुएशन से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता था, जो कि वो स्वीट स्मेल थी जो उसकी तरफ आ रही थी। ये सीन वाकई इनक्रेडिबल था और लड़का उन सभी प्लेट्स को ऑ में देख रहा था जो बाहर सेट की गई थी। ये परफ्यूम नहीं था जिसमें इतनी स्वीट स्मेल थी। उसकी डिडक्शन इस बार गलत हो गई थी। खाने की उस सारी डिलिशियस स्मेल ने लड़के को ऑ में छोड़ दिया। उसकी मदर ने उसे नोटिस किया और हैप्पीली यंग लड़के को डिनर के लिए इनवाइट किया और कहा कि वो जरूर भूखा होगा। वो इंडीड भूखा था और वो खाने के लिए बैठ गया। डैड ने किमची स्ट्यू भी बनाया था और वो अपेरेंटली इतना अच्छा था कि एक पर्सन को नोटिस भी नहीं होगा अगर वो खाना खाते वक्त मर गया। इस पॉइंट पे ये खाना खाना ऑलमोस्ट डेंजरस साउंड कर रहा था और वुजिन सोच रहा था कि क्या वो इसे खाते वक्त मर जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट उसके फादर की तरफ से बस एक छोटा जोक था। उसकी सिस्टर को देखने के लिए इनवाइट किया गया और वो सब एक फैमिली की तरह बैठ गए। लड़के की प्लेट पर खाना पुश किया गया और पेरेंट्स ने उसे उस अच्छे खाने में से कुछ ट्राई करने के लिए एनकरेज किया। फैमिली एक दूसरे के आसपास खड़ी थी
और हैप्पीली बात कर रही थी, अपने नए सन को फीड कर रही नहीं थी और वेलकम कर रही नहीं थी और उसे सभी तरह का खाना ट्राई करने के लिए इनकरेज कर रही नहीं थी। रेस्क्यूड लड़का अपने टेबल मैनर्स के साथ स्ट्रगल कर रहा था, तो जब वो खाते वक्त बोलता था तो खाने के थोड़े पीसेस यहां वहां उड़ जाते थे। लेकिन वूजिन इन 3 हैप्पी लोगों के आसपास अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा टाइम बिता रहा था। इस फैमिली की ये ब्यूटीफुल पिक्चर लाइट और ब्राइट वाइब्स से भरी हुई थी। सडनली डार्कनेस के छोटे स्प्लॉचेस अपीयर होने लगे। ये स्प्लॉचेस क्विकली एक ट्रिकल में उठे और फिर डार्कनेस की एक वेव में जिसने इस हैप्पी मोमेंट को कंज्यूम कर लिया। एक थ्रेट इस ब्यूटीफुल सीन के बाहर लिंगर कर रही थी। पुलिस स्टेशन पर वापस डिटेन्ड किडनैपर को बताया गया कि 5 साल पहले उसके फैमिली मेंबर्स मरने लगे थे। हर साल एक विकेड आदमी से फिर पूछा गया कि क्या उसे इसके बारे में कुछ कहना है। पहले मरने वाली उसकी वाइफ थी, दूसरी उसकी मदर थी। दोनों कॉर्प्सेस फ्लोर पर गिर गईं। सिस्टर इन लॉ एक पॉइजनस प्लांट खाने से मर गई और उसके करीबी 2 और लोग भी मर गए। सस्पेक्ट पुलिस होल्डिंग फैसिलिटी में स्टक था। स्पीचलेस और कमजोर दिखने वाले आदमी ने स्वेयर किया कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं था, लेकिन अथॉरिटीज इस पर बिलीव नहीं कर सकती थी। ये बहुत ज्यादा ऑड था कि उसके आसपास मिस्टीरियस डेथ्स होती रहीं और उन्हें श्योर था कि वो रिस्पॉन्सिबल था। कैसे सब मर गए और बस वो बच गया? फिर भी सस्पेक्ट इंसिस्ट कर रहा था कि वो उन डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था। पुलिस को श्योर था कि वो बस कोऑपरेट करने से मना कर रहा है, तो उन्होंने डिटेक्टिव को कॉल किया। हमेशा ये पॉसिबिलिटी होती है कि जिस सस्पेक्ट से क्वेश्चन किया जा रहा है वो किलर नहीं है। डिटेक्टिव को यह बिलीव करना मुश्किल लगा और पूछा कि सस्पेक्ट किस बारे में बात कर रहा है। सस्पेक्ट ने अपना हाथ टेबल पर मारा, उस पर्सन को ब्लेम करते हुए जिसे उसने फीड किया और शेल्टर दिया था। हाँ, ये लाउजी किडनैपर अपने विक्टिम को उसके आसपास के सभी लोगों को मारने के लिए ब्लेम कर रहा था। आदमी हैंडकफ्ड था, क्रेजी था और अथॉरिटीज द्वारा डिल्यूजनल माना जाता था। डिटेक्टिव ने उस पर कर्स किया। सस्पेक्ट को अपना टोन देखने के लिए कहते हुए और एक असिस्टेंट अंदर आया। सबको रिलैक्स करने के लिए इनकरेज करने की कोशिश करते हुए सस्पेक्ट इंसिस्ट कर रहा था कि कोई नहीं समझता कि वो लड़का सचमुच कैसा मॉन्स्टर था। वो बहुत स्मार्ट लड़का जिसे उन्होंने 12 साल तक बुक रूम में लॉक्ड इन रखा था, बस आइडल नहीं बैठा था। वो बैठा था विंडो से आने वाली बहुत कम लाइट का यूज करते हुए और उसने हर बुक को कवर से कवर तक पढ़ा था। उसने हर पेज फ्लिप किया ऑटोप्सी के बारे में पढ़ते हुए और उस रूम की डार्कनेस में ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में सब कुछ सीखते हुए। सस्पेक्ट इंसिस्ट कर रहा था कि विक्टिम वाकई में इस सारे पेन और सफरिंग के सब्जेक्टेड हो रहा था। और एक डार्क दिन शेड के ऊपर आसमान में लाइटनिंग फ्लैश हो गई थी। वो दिन जब क्रीपी छोटा विक्टिम बहुत क्लोजली उस बुक पे फोकस कर रहा था जिसे वो पढ़ रहा था। उस खूबसूरत ब्लॉक पे इवनिंग हो गई थी जहां वूजिन का फैमिली रहता था। ये एक काफी पीसफुल इवनिंग थी और वूजिन के रूम की विंडो में अभी भी लाइट देखी जा सकती थी। लड़का अपनी टेबल पर बैठा था, अभी भी उन सभी वंडर्स को ट्राई कर रहा था जो उसे इस नए और फैंसी डिवाइस से मिल सकते थे जो उसकी सिस्टर ने उसे दिया था। एक स्माइल के साथ उसने उसे बताया कि बहुत सारे लोग एक वीडियो ऐप देखते हैं। ये ऐप रेड कलर में था और सभी तरह की स्किल्स और इंफॉर्मेशन से भरा हुआ था। छोटे जीनियस के लिए ये वीडियो लर्निंग के किसी भी फॉर्म तक एक्सेस पाने का फर्स्ट टाइम था और वो अमेज्ड था। उसने वंडर के साथ एक आदमी के साथ एक इंटरव्यू देखा। वो आदमी एक प्ले देखने के लिए बाहर निकला था। इंस्टिंक्ट पर लड़के ने वीडियो को ग्रीट किया और हेलो कहने की कोशिश की। अपेरेंटली वीडियो बहुत ट्रेंडिंग हो रही थी। वीडियो कर्सर को पकड़ते हुए लड़के ने उसे थोड़ा पीछे पुश किया ताकि वो उन वर्ड्स को एको कर सके जो इस बहुत इंटरेस्टिंग जेंटलमैन द्वारा बोले गए थे। स्लोली लेकिन श्योरली वूजिन ने हेलो कैसे कहना है प्रैक्टिस करना शुरू किया। बहुत केयरफुली उसने अपने आप से वर्ड्स को साउंड किया। बोलना सीखते हुए उसने प्रैक्टिस की क्योंकि वो अपने डियर फैमिली को प्रॉपर्ली ग्रीट करना चाहता था। तो लड़के ने हार्ड प्रैक्टिस की। फिर वो ऑ में देख रहा था जब उसने इट्योक बोकी मुकबांग की एक फैंसी प्लेट देखी। वो इतना डिलीशियस लग रहा था। कुछ लेडीज अपने ट्यूब चैनल पर वो खा रही थी क्योंकि उन्हें पूरे वीक से उसकी क्रेविंग हो रही थी। खाना बहुत अच्छा और चूवी था। ये बहुत सारे फ्लेवर से भी भरा हुआ था। ये इतना अमेजिंग था और उसने ब्यूटीफुल स्ट्रेची चीज पर गास्प की। आदमी के मुंह में पानी आने लगा जैसे वो उस खाने को देख रहा था, सोचते हुए कि ये काफी अमेजिंग और डिलीशियस था। डोर पर एक लाउड नॉक हुई और लड़का घबरा गया। उसकी छोटी सिस्टर उस मॉर्निंग आई थी और वो जानना चाहती थी कि वो क्या कर रहा है और क्या वो अंदर आ सकती है। श्योर इनफ उसने उसे अंदर इनवाइट किया और बोमी ने एक स्माइल के साथ उसे ग्रीट किया। लड़के ने पूछा कि क्या उसे किसी चीज में हेल्प चाहिए और गर्ल सरप्राइज थी। लड़के को कॉल किए जाने का यूज था जब लोग उससे कुछ चाहते थे। तो उसने पूछा कि क्या उसकी सिस्टर चाहती है कि वो कुछ क्लीनिंग या कुछ ऐसा करे। सिस्टर सरप्राइज थी और उसने क्विकली उस लाइन ऑफ थॉट को डिसमिस कर दिया। उसे ये सब नहीं करना था। वो एक्चुअली उसे बाहर आइसक्रीम के लिए पूछने के लिए कॉल करने आई थी। लड़का सरप्राइज्ड हुआ और उस वर्ड को एको किया। आइसक्रीम सुपर कोल्ड और डिलीशियस होती है। उसे वो पसंद थी, लेकिन उसे ये भी शक था कि उसने पहले कभी वो नहीं खाई थी। सिस्टर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए बाहर खींचा। बेशक पेरेंट्स काफी कंसर्न थे
जब उन्होंने अपने चिल्ड्रन को बाहर जाते हुए देखा, उन्हें बताते हुए कि दूर न जाएं और बस आइसक्रीम की जगह तक जाएं। वो अपने वर्स्ट नाइटमेयर्स की रिपीट इंसिडेंट नहीं चाहते थे। बोमी को अपने ब्रदर का हाथ टाइटली पकड़ना था और उसके साथ रहना था। गर्ल ने हंसा और अपने पेरेंट्स को अश्योर किया कि वो जल्दी वापस आएंगे, और उसके ब्रदर ने उसके वर्ड्स एको किए। फिर वो दोनों साथ आइसक्रीम लेने के लिए बाहर निकले। इवनिंग हो गई थी। सूरज पहले से ही सेट होना शुरू हो गया था और मेन रोड पर कार्स थोड़ी बिजी थीं। आइसक्रीम शॉप पर नाम ब्राइटली ग्लो कर रहा था और सिबलिंग्स अंदर गए। लड़का आइसक्रीम शॉप पर ब्राइट नाम को ऑ में देख रहा था। सचमुच ऐसी ब्यूटीफुल और ब्राइट साइन से ऑ में अंदर और भी ज्यादा ब्राइट और कलरफुल था। ये वुजन के लिए एक जगह पर इतना प्रोड्यूस देखने का फर्स्ट टाइम था। उसकी सिस्टर ने उसे अपने साथ रहने के लिए कॉल किया ताकि वो लॉस्ट ना हो जाए। उसने उसे एनकरेज किया कि वो जो भी खाना चाहता है पिक करे। लड़का आइसक्रीम के इतने सारे फ्लेवर्स देखकर अमेज्ड था। स्वीट गर्ल उसके कंफ्यूजन पर गिगल की और पूछा कि क्या वो चाहती है कि वो हेल्प करे। तो वो दोनों आइसक्रीम की फ्रिज को एक हॉट मिनट तक देखते रहे, जैसे उन्होंने परफेक्ट फ्लेवर सिलेक्ट करने की कोशिश की। फिर उसने एक ग्रैब किया और कहा कि वो काफी टेस्टी है। जैसे दोनों काउंटर की तरफ चले, वो सोच रही थी कि क्या उसे अपने बिग ब्रदर से उनकी खरीदी गई आइसक्रीम के लिए पे करवाना चाहिए, क्योंकि वो ओल्डर है और सब। लेकिन उसने डिसाइड किया कि उसकी लर्निंग को रश करना बहुत जल्दी था और वो स्लो चलेंगे। तो उसने लड़के की आइसक्रीम ली और कैशियर को दी ताकि वो इसके लिए पे कर सकें। सारी आइसक्रीम के लिए पे करने के साथ गर्ल ने गुड बाय वेव किया और उन सबको एक अच्छा और वंडरफुल डे रहने के लिए कहा। स्कूल गर्ल्स का एक बंच बाहर आइसक्रीम खा रहा था और वो पैर को देखकर काफी सरप्राइज थे। ये वर्स्ट था, वो गर्ल्स हैंडसम ब्रदर को आई कर रही थी। उसके लिए अभी गर्ल्स के ट्रायल से डील करना बहुत जल्दी था। उसकी सिस्टर क्यूटली उसे आइसक्रीम खोलना सिखा रही थी। अनअवेयर की ब्यूटीफुल लड़के को ओगल करने वाली गर्ल्स का एक बंच था। वो काफी एक्साइटेड थी और उसका नंबर मांगना चाहती थी। वो सोच भी रही थी कि क्या उसके बगल में उसकी गर्लफ्रेंड है। माइंड यू, बोमी एब्सोल्युटली सब कुछ सुन सकती थी जो वो कह रही थी और वो इसके बारे में काफी स्मग भी फील कर रही थी। फिर उसने अपने ब्रदर को अपनी आइसक्रीम उसे देने के लिए कहा। वो उसके लिए ओपन कर देगी। उसने असिस्टेंस की बहुत अप्रिशिएट की क्योंकि वो रैपर के साथ स्ट्रगल कर रहा था। गर्ल ने बीम किया और उसे बताया कि उसे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं थी और उसे उन दूसरी गर्ल्स के सामने शोइंग ऑफ करना पसंद था। खैर, आइसक्रीम ओपन होने के साथ उसने उसे अपने ब्रदर को वापस दिया, उसे बताते हुए कि उसे ट्राई करे क्योंकि वो सुपर कोल्ड और स्वीट है। वुजन ने अपने हाथ में आइसक्रीम ली और एक बाइट लिया। वो चीजों को स्लोली खाना सीख रहा था तो उसने रश नहीं किया। उसकी वो डल आंखें ऑ और वंडर में ब्राइट हो गईं जब उसने उस आइसक्रीम का बस एक बाइट लिया। लड़का बिलीव नहीं कर पा रहा था कि उसने अभी क्या टेस्ट किया और एक मोमेंट के लिए वो ऑ से शेक हो गया। ये स्वीटनेस और ट्रीट्स की एक पूरी नई दुनिया थी जो उसके सामने खुल रही थी। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना स्प्लेंडेड कुछ नहीं टेस्ट किया था। बोमी वरीड थी कि ट्रीट बहुत ज्यादा कोल्ड थी या इसका टेस्ट वियर्ड था। अगर उसे पसंद नहीं आई तो उसे खुद को खाने के लिए फोर्स नहीं करना था। लेकिन लड़के ने स्लोली कहा कि वो टेस्टी थी। ये अडोरेबल छोटा ट्रीट इतना टेस्टी था, एक्चुअली वो सुपर टेस्टी था। लड़के ने इस जैसा कुछ कभी नहीं खाया था और वो ऑ में था। उसकी आंखें इमोशन से भर गईं और उसने हैप्पीली ग्ली के साथ आइसक्रीम खाई। सिस्टर ने हंसा सोचते हुए कि उसने वो नया वर्ड कब सीखा था, क्योंकि वो इतनी अच्छी थी। उसने अपने ब्रदर को स्लोली खाने की एडवाइस दी ताकि वो चोक ना हो जाए। फिर उसने गर्ल्स के सामने उसे ओपा कॉल करके बहुत मजा किया क्योंकि उन्हें कोई आइडिया नहीं होगा कि वो बायोलॉजिकली रिलेटेड हैं। उसके ब्रदर ने थोड़ा स्लो किया और वो फॉन्डनेस के साथ हंसी उसे अपनी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए देखकर। फिर उसने शायद उन लीडिंग गर्ल्स को और इन्फ्यूरिएट करने के लिए उसकी फर्स्ट आइसक्रीम डेट की पिक्चर लेने का सजेस्ट किया। उन्होंने साथ में बहुत सारी पिक्चर्स ली। उनकी क्यूट सिमिलर आंखें उनमें से बहुत सारी में हाईलाइट हो रही थी। तो वो आगे बढ़े और कहा कि वो चलते हुए खाएंगे। उस इवनिंग बाद में सूरज काइंडली उनके स्वीट और जेंटल हाउस होल्ड पर सेट हुआ। दोनों सिबलिंग्स अभी भी अपने हाथों में अपने आइसक्रीम ट्रीट्स लेकर घर वापस चल रहे थे। बोमी ने अडोरेबल आइसक्रीम पिक्चर अपने फ्रेंड्स को सेंड की थी और वो उसके ब्रदर को अडोर कर रहे थे, यहाँ तक कि उसे उनसे स्विच करने के लिए भी बेग कर रहे थे ताकि वो उसके साथ हैंग आउट कर सके। गर्ल अम्यूज थी, यकुमन थी। जैसे उसने अपने ब्रदर के साथ घर चलते हुए उन्हें वापस टेक्स्ट किया, सडनली वुजिन पीछे छूटने लगा और बोमी ने नोटिस नहीं किया क्योंकि वो अपने फोन पर फोकस थी। वो आगे बढ़ती रही, अवेयर नहीं कि उसका ब्रदर उसे फॉलो नहीं कर रहा था। देखिए, वुजिन ने कुछ नोटिस किया था। एक सस्पिशियस दिखने वाला आदमी पास में खड़ा था और ये आदमी उसकी सिस्टर को देख रहा था। ये स्ट्रेंज दिखने वाला आदमी बोमी पर थोड़ा बहुत ज्यादा फोकस था। उसकी आंखें उसकी लेग्स पर जूम हो गई थी जैसे वो चल रही थी। उसने एक लीरिंग परवर्ट की तरह उसकी बिहाइंड को देखने की हिम्मत भी की। वो ऑफुल स्टॉकिंग करने वाला आदमी वाइल्ड में एक हाइना की तरह था। जैसा वो चाहता था वैसा कर रहा था और उन लोगों का प्रे कर रहा था जो उससे अवेयर नहीं थे। नेचुरली वुजिन उस तरह के बिहेवियर को स्लाइड नहीं होने दे सकता था। आदमी की हैट पर बहुत सारे मार्क्स थे और उसने कॉन्सेंट्रेशन में अपनी ब्राउज को नैरो किया।
उसकी आईलिड्स टाइटली पुल्ड थीं और उसकी प्यूपिल्स डायलेटेड थीं। घर के रास्ते पर उनका फैमिली रियलाइज नहीं हुआ कि ऑड आदमी उन्हें फॉलो कर रहा था। इसका मतलब था कि वो उसे नहीं जानते थे और वो एक अनवेलकम प्रेजेंस था। आदमी यहां से नहीं था तो वो एक स्पेसिफिक पर्पस के साथ आया था। इसके अलावा वो ऑड और बहुत सस्पिशियस दिखने वाला आदमी देखा ना जाए, इसके लिए बड़ी लेंथ्स तक जा रहा था। ऑड आदमी ने लड़के से आई कांटेक्ट किया और हॉरर के साथ रियलाइज किया कि वो स्पॉट हो गया। शसन, लड़के ने अभी भी आदमी के नोट्स लिए, ये नोट करते हुए कि उसकी आर्मपिट स्वेट से सोक्ड थीं और उसकी पैंट्स की नीज पर रिंकल्स थे। उसके शूज पर पेडल मार्क्स भी थे। पेडल मार्क्स की विड्थ एक बाइसिकल की तुलना में नैरोवर थी, तो आदमी क्लियरली एक मोटरसाइकिल चलाता था। यहां आसपास जमीन पर कोई डर्ट नहीं थी, जिसका मतलब था कि वो दूसरी साइड से आया था। इस सबको साथ रखते हुए वूजिन बता सकता था कि आदमी के जॉब को स्ट्रिक्ट टाइम कंट्रोल की जरूरत नहीं थी। आदमी अपने लेट 40s में था और वो एक ओल्ड मोटरसाइकिल यूज करके डिलीवरी सर्विस चलाता था। फैमिली शायद उसे नहीं जानता था, वो लोकल नहीं था। उसने सीसीटीवी वाली रोड्स यूज करने की बजाय छोटे माउंटेन्स क्रॉस करना चूज किया और उसके एक्शन सिस्टमैटिक लेकिन स्नीकी थे। आदमी लेफ्ट हैंडेड था और वो अकेला रहता था। इस सारी इंफॉर्मेशन को कंपाइल करते हुए वुजिन ने अपनी सिस्टर बोमी को कॉल किया, जो आखिरकार पॉज हो गई। उसने पूछा कि वो स्टिल क्यों खड़ा है और क्या उसने कुछ देखा है, किसी भी हिंट्स के लिए चारों तरफ देखते हुए। जो उसने देखा वो इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, लेकिन उसने अपनी सिस्टर को बस पहले अंदर जाने के लिए कहा। बोमी अपने ब्रदर के रिक्वेस्ट से काफी सरप्राइज थी और उसने चारों तरफ देखा। अभी भी एक पॉसिबल इंट्रूडर को सर्च कर रही थी। वो ऑलमोस्ट श्योर फील कर रही थी कि वो अभी भी कहीं आसपास होगा। गर्ल ने फिर से अपने ब्रदर से पूछा कि क्या उसने कुछ देखा, लेकिन उसने अभी भी इंसिस्ट किया कि वो चाहता था कि वो पहले अंदर जाए। खैर, रात को उसे अकेला बाहर छोड़ना बहुत ज्यादा लेट हो गया था। इसके अलावा अगर वो अकेले अंदर गई तो उनकी मदर जरूर उसे स्कोल्ड करेगी। आखिरकार उन्हें अभी अभी अपना सन वापस मिला था। कोई भी उसे फिर से खोना नहीं चाहता था। ब्रदर ने उस आर्ग्यूमेंट के बाद फाइट करने की कोशिश भी नहीं की और उसने बेसिकली खुद को वापस घर ड्रैग होने दिया। जबकि वो अपनी आइसक्रीम मंच कर रहा था, उनकी मदर उनके अंदर आने का वेट कर रही थी, तो अंदर वापस जाने का टाइम था। घर पीसफुल और क्वाइट था और वुजिन की विंडो में लाइट ऑन थी। सडनली विंडो के बगल की स्ट्रीट लाइट बाहर चली गई और नेबरहुड थोड़ा डार्कर लग रहा था। एक और स्ट्रीट लाइट रात की डार्क में ब्राइट और ब्रिलियंट जल रही थी, अपनी ब्रिलियंट बर्निंग हीट की तरफ मॉथ्स को अट्रैक्ट करते हुए। उस डार्कनेस में जो देश के ऊपर 1 माइल स्ट्रेच कर रही थी, एक रूम की साइलेंस में एक क्लॉक टिक कर रही थी। वुजिन अपनी विंडो पर खड़ा था, उस डार्कनेस को कॉन्टेम्पलेट करते हुए, जैसे वो स्लीप के अपने नेबरहुड के ऊपर फॉल होने का वेट कर रहा था। ये उसका फैमिली था। उसके इस वंडरफुल और हैप्पी लाइफ को इंट्रूडर्स के साथ शेयर करने के कोई इंटेंशंस नहीं थे जो उसे मिली थी। ऐसा लग रहा था कि वुजिन के हेड में एक और वॉइस थी, एक वॉइस जिसने पूछा कि क्या वो उस स्ट्रेंज गाय के पास रन अप करने और उस पर येल करने जा रहा है, मॉकिंग करते हुए और पूछते हुए कि क्या वैसा ही उसने अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने की प्लान की थी। अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के कई वेज थे। इसके अलावा डार्क वॉइस एक मॉन्स्टर था जो इस दुनिया में बिलोंग नहीं करता था। डार्क वॉइस ने इंसिस्ट किया कि उसने जो किया वो उस रूम की डार्क में सर्वाइव करने के लिए किया था। अगर लड़का उतना ही नाइव होता जितना डार्क वॉइस था तो वो ऑलरेडी मर चुका होता। वुजिन ने इंसिस्ट किया कि वो अपने खुद से सर्वाइव कर सकता था। डार्कनेस को कभी इस दुनिया में बॉर्न ही नहीं होना चाहिए था। रात की डार्क में बारिश होने लगी और वुजिन डार्क आसमान को देख रहा था। वॉइस उसे मॉक करना जारी रखी एक मॉन्स्टर कॉल किए जाने से अनॉयड होकर। लेकिन अगर डार्क वॉइस एक मॉन्स्टर था तो इसने वुजिन को क्या बनाया, ये कहते हुए कि वुजिन उससे किसी भी चीज में बेहतर नहीं है। डार्क वॉइस ने विंडो में एक मॉन्स्ट्रस फॉर्म की शेप ली। लड़के ने रिप्लाई दिया कि उसके पास उसका बॉडी है और वो इस बॉडी का मास्टर है। डार्कनेस बस एक और सेल्फ था जो उसने डेस्परेशन के एक मोमेंट में क्रिएट किया था। डार्कनेस ने हंसा लड़के से पूछते हुए कि क्या वो सोचता है कि वो उसमें रहने वाली डार्कनेस का पूरी तरह से ऑपोजिट है। वो दोनों एक ही बॉडी शेयर करते थे, तो डार्कनेस को भी उस वेसल को अपना कॉल करने का राइट था। एंग्जाइटी और फियर वो चीजें थीं जो इस मॉन्स्टर को फीड करती थीं। जब भी फियर और एंग्जाइटी अंदर आती थी, ये मॉन्स्टर उस पर कंट्रोल कर लेता था, जैसे उस पर कोई पोजेशन हो गया हो। लेकिन अब वुजिन डार्कनेस को कंट्रोल कर सकता था। वो इसे अपने सबकॉन्शियस से समन कर सकता था और वो अपने नॉलेज को मैक्सिमाइज कर सकता था। अब वो और डार्कनेस एक ट्यून में काम कर सकते थे। ऑलमोस्ट एक ही और सेम शार्प फैंग्स वाला फियर्स बीस्ट जो उसके अंदर रहता था, उसे अभी भी टेम किया जा सकता था। आज उसने डार्कनेस को आगे आने के लिए कॉल किया। एक अगली बीस्ट उसके फैमिली का हंट कर रहा था और वो इसे स्लाइड नहीं होने देगा। वुजिन की ब्राइट आंखें डल हो गईं जब मॉन्स्टर ने कंट्रोल ले लिया, अपनी नेक क्रैक करते हुए और स्ट्रेच करते हुए जैसे इसने उसका फॉर्म ले लिया। नेबरहुड के बाहर अभी भी ब्राइट लाइट्स ऑन थीं। अभी भी पोरिंग रेन में एक अनवेलकम फिगर उनके घर के पास खड़ा था। क्रीचर स्माइल किया ये देखकर कि उनका टारगेट इतना काइंड था कि खुद उनके सामने आ गया। लड़का अपने डोर की तरफ टर्न हुआ। वो अपेरेंटली फ्रंट डोर से जाने वाला था, लेकिन
इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थीं। उसने बहुत क्वाइटली अपने घर का डोर खोला और डार्क की क्वाइट में बाहर स्टेप किया। समहाउ ऐसा लग रहा है कि वो सक्सीड हो गया और बारिशें ऊपर से पोर होती रहीं। नेबरहुड लाइट रेन से कवर्ड था जो हर रूफ पर गिर रही थी। जैसे बारिश नीचे आ रही का थी। मॉन्स्टर अपने टारगेट से मिलने के लिए नीचे आया। लड़का तब तक बाहर स्टेप करता रहा जब तक वो लास्ट फ्लोर तक नहीं पहुंच गया और उसने उस स्ट्रेंज फिगर की तरफ टर्न किया जो बारिश में खड़ा था। आदमी वहां साइलेंट खड़ा था, अपनी डार्क अम्ब्रेला के नीचे, डार्क में भी डार्क कपड़े पहने हुए। लड़के ने अपने स्टेप्स में फॉल्टर नहीं किया। जैसे वो सीधे आदमी के पास चला गया और आदमी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ टर्न करने की कोशिश की। अभी भी इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट से अवॉइड कर रहा था। डिस्पाइट एक शेमलेस स्टॉकर होने के बावजूद वो एम्बैरेसिंग था। खैर, लड़का उसके पास्ट चला गया। आदमी को उसकी गार्ड थोड़ी लेट डाउन करने देने का डिसाइड करते हुए उसने अपने हाथ में कुछ बारिश कैच की यूनिवर्स एक गिफ्ट को एडमायर करते हुए अपनी प्रेजेंस को हाइड करना भी एक स्किल थी। आदमी वेल प्रिपेयर्ड था और उसने ये एग्जैक्ट डे प्लान किया था। आदमी शॉक्ड था लड़के को उसे देखते हुए, देखकर पूछते हुए कि उसका मतलब क्या है। मॉन्स्टर बिल्कुल भी अम्यूज्ड नहीं था, कंप्लेन करते हुए कि स्टॉकर इस पूरी चीज को थोड़ा बोरिंग बना रहा है। आदमी स्पीचलेस और अलार्म था। फिर उसने बच्चे से पूछा कि वो कौन है। आदमी की अपनी अम्ब्रेला पे ग्रिप टाइट हो गई। वो काफी डेंजरस था। मॉन्स्टर ने स्माइल की आदमी के सवाल को मॉक करते हुए। नेबरहुड के उस कॉर्नर पर लाइट्स ऑफ हो गईं और क्रीचर ने हंसा कहते हुए कि वो सवाल हर्ट करता है। क्रीचर इस आदमी को अच्छी तरह से जानता था। आदमी ने लंच में जजंगम्योन खाया था। आखिरकार आदमी खाना डिलीवर करता था और उसने अपनी मोटरसाइकिल पर हिल्स क्रॉस की। आदमी इस इन डेप्थ एनालिसिस से शॉक्ड था और लड़का क्लोजर स्टेप किया। वो जानता था कि ये पर्सन उनके विल्ला के चारों तरफ एक स्ट्रे डॉग की तरह क्रीप कर रहा था और बस उसकी स्लीव्स पर कैट फर था। फिर क्रीचर ने पूछा कि क्या आदमी ने प्रैक्टिस के रूप में एक स्ट्रे कैट को किल किया था। ये पर्सन जो उनके नेबरहुड के चारों तरफ स्नीक कर रहा था एक डेंजरस इंडिविजुअल था। आदमी की आंखें हॉरर में वाइड हो गईं, सभी एक्यूरेट डिडक्शन से शॉक्ड होकर, और उसने पूछा कि क्रीचर आखिर क्या है। लड़के ने अपनी उंगलियां अपने बालों में रन की और उसने स्माइल की। उसकी ब्राइट रेड आंखें अब क्यूट की बजाय डेडली लग रही थीं। वो मॉन्स्टर के रूप में बहुत अच्छी तरह से बोल सकता था और इंटेंस बारिश गिरती रही जब लड़के ने स्टॉकर को उसके स्टमक में किक किया। आदमी जमीन पर क्रैश हो गया। पेन की एक ग्रोन के साथ गिरते हुए स्ट्रीट लाइट वापस फ्लिकर होकर ऑन हो गई और आदमी का चेहरा अब एक्सपोज्ड हो गया था। जबकि लड़के ने सिक्योरिटी कैमरा को बैक किया। आदमी शॉक्ड था हॉरर में अपने अटैकर को देखते हुए और उसने गेप्ड किया। जब लड़के ने अपनी शर्ट खोली कई स्कार्स रिवील करने के लिए, लड़के की ब्यूटीफुल और पोर्सलिन स्किन दर्जनों हील्ड लैसरेशन से भरी हुई थी और आदमी की आंखें फियर से वाइड हो गईं। लाइट्स फिर से डिम हो गईं और क्रीचर ने स्टॉकर को वॉर्न किया, उसे बताते हुए कि दूसरी बार उसके सामने शो अप न करे। अगर उसने इस स्टॉकर को फिर से देखा तो ये सभी ब्यूटीफुल स्कार्स आदमी के बॉडी में कार्व कर दिए जाएंगे। आदमी बारिश के नीचे हॉरर में पीछे हटा। अगर आदमी समझ गया तो उसे एक मैगेट की तरह लर्किंग करना बंद करना चाहिए और ऑलरेडी स्क्रैम करना चाहिए। जबकि आदमी को 2 बार बताने की जरूरत नहीं थी। वो अपने पैरों पर जंप किया और भागा। बारिश पोर होती रही। जैसे लड़का वहां खड़ा था, आदमी को भागते हुए देखते हुए वो इतनी हरी में था कि उसने अपनी अम्ब्रेला भी अपने साथ नहीं ली थी। खैर, लड़के ने एविडेंस वहां छोड़ा और स्लोली अपने घर वापस जाने का रास्ता बनाया। पोरिंग रेन में स्लोली चलते हुए लड़के के ऊपर एक ब्राइट लाइट थी और उसने स्माइल की। उसके ब्यूटीफुल फेस के ऊपर लाइट की ब्यूटीफुल शाइन लेते हुए बारिश में सोख होना और अपने फोर्स की सक्सेसफुल डिफीट के बाद लाइट की वार्मथ में नहाना अच्छा था। बारिश काफी अच्छी साउंड कर रही थी। नेबरहुड के ऊपर फिर से डार्कनेस गिरी, सिवाय इसके कि ये एक स्टॉकर से फ्री थी। रात से मॉर्निंग आई और डार्कनेस से लाइट में स्लो और स्टेडी ट्रांजिशन। ब्रिलियंट ब्लू आसमान मॉर्निंग में स्ट्रेच हुआ और एक बार फिर ये वुजन के लिए अपने फैमिली के साथ बिताने के लिए एक और ब्राइट डे था। वो साथ डिनर के लिए बाहर गए और बस हॉट पॉट खाकर ब्लास्ट किया। दूसरे दिन वो अपनी मॉम के साथ बाहर गया और उन्होंने लेजेंडरी तकोयाकी ऑन अ स्टिक खाई। लड़का वो भी ट्राई करने के लिए एक्साइटेड था। तीसरे दिन वो अपनी सिस्टर के साथ एक मूवी देखने के लिए बाहर गया। हालांकि लड़का डिलिशियस पॉपकॉर्न की स्वीटनेस और वंडर से थ्रिल्ड होने में बिजी था। चौथे दिन लड़का अपनी सिस्टर के साथ घर पर रहा और थोड़ी स्टडिंग की। अब जब उसे रेस्क्यू किया गया था तो उसे सोसाइटी के बाकी हिस्सों के साथ इंटीग्रेट होने के लिए प्रिपेयर करना था। वो थोड़ा ऑफ करिकुलम था, लेकिन खुशकिस्मती से उसने उस डार्क और ऑफुल रूम में काफी रीडिंग की थी, तो वापस ट्रैक पे आना बहुत डिफिकल्ट नहीं था। वो जिन चीजों के फ्लो में आने के लिए कुछ बेसिक साइंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने में बिजी था। उसने हर सवाल को केयरफुली पढ़ा और वो आंसर्स पिक किए जो उसे सबसे ज्यादा एक्यूरेट लगे। लड़के की पेन क्विकली मूव हुई उसकी छोटी सिस्टर के शौक में, जैसे उसने अमेजिंग स्पीड के साथ हर एक आंसर पिक किया, मुश्किल से लिंगर या सोचकर कि वो सही आंसर सिलेक्ट कर रहा है। बोमी अमेज्ड थी कि वो कितनी फास्ट आंसर कर रहा था।
और उसने जेंटली उसे रिमाइंड किया कि उसे आंसर करने से पहले सभी सवाल पढ़ने थे और वो उन सबको बस गेस नहीं कर सकता था, लेकिन उसने जेंटली उसे अश्योर किया कि उसने उन सबको पढ़ लिया है। सिस्टर ने हंसा सोचते हुए कि उसने ये कहना कहाँ सीखा और सोचा कि क्या उसने उसे यूट्यूब के बारे में सिखाने में कोई मिस्टेक की है। ऐसा लग रहा था कि उसने बस सभी आंसर्स गेस किए थे, लेकिन उसे कम से कम उसे अपने आंसर्स चेक करना सिखाना चाहिए ताकि ये मेक श्योर हो सके कि वो सही है। तो वो उसके पास बैठ गई और डिसाइड किया कि वो साथ चेक करेंगे। तो केयरफुली उन्होंने हर एक आंसर चेक किया जो उसने हर सवाल के लिए सिलेक्ट किया था, ये चेक करने के लिए कि क्या उसने सही या गलत आंसर्स पिक किए थे। गर्ल की एब्सोल्यूट सरप्राइज में सभी आंसर्स जो उसके बिग ब्रदर ने सिलेक्ट किए थे वो एक्चुअली सही थे। वो आउटस्टैंडिंगली करेक्ट था। बोमी ने पूछा कि क्या उसने सचमुच आंसर करने से पहले हर सवाल पढ़ा था, और उसने एडमिट किया कि उसने पढ़ा था। फिर उसने उससे पूछा कि क्या उसने अच्छा किया। अब सिस्टर अमेज थी और उसने और भी ज्यादा सवाल निकाले, उसे पूछते हुए कि वो भी ट्राई करे। लड़का अग्री हुआ और उतनी ही क्विकली काम पे लग गया जितनी क्विकली उसने लास्ट सवालों को फिल किया था। उसका हाथ फास्ट मूव किया और उसने इन सभी सवालों के भी आंसर किए। ये यंग गर्ल के लिए अमेजिंग था। फिर उसने उन सवालों को लिया जिनका उसने आंसर किया था और रिजल्ट्स चेक किए। उसकी अमेजमेंट और ऑ में उसका ब्रदर एक एब्सोल्यूट जीनियस था। लड़के ने काउंटर किया कि वो जीनियस नहीं था और वो बस नॉर्मल होना चाहता था, जो काफी अडोरेबल था। लेकिन एक जीनियस है। सिस्टर उसके नॉर्मल होने के रिक्वेस्ट से सरप्राइज थी और उसने कहा कि नॉर्मल होना हार्ड था, लेकिन वो फिर भी होना चाहता था। बोमी की एज में नहीं, जब वो और भी यंगर थी, उसने अपने पेरेंट्स के साथ एक स्वीट लाइफ जी थी, लेकिन उसके ब्रदर को किडनैप कर लिया गया था। उसके स्वीट ब्रदर को स्ट्रेंज आदमियों द्वारा बीटअप किया गया था और उसे सभी तरह के ऑफुल चोर्स करने के लिए फोर्स किया गया था। लड़का कोल्ड में शिवर करता था। बुक्स के एक पहाड़ से सराउंडेड होकर वार्म रहने के लिए स्ट्रगल करते हुए उसके बिग ब्रदर ने अपने चाइल्डहुड में बहुत सफर किया था और उसकी सिस्टर की आंखों में आंसू थे क्योंकि वो जानती थी कि ये टफ रहा होगा। लड़के ने नोटिस किया कि उसकी प्यूपल्स लोअर हो गई थीं, उसकी आईब्राउ मसल्स लिफ्ट हुईं और उसकी आईलिड्स रिलैक्स्ड इन हुई थीं। उसके माउथ के कॉर्नर्स भी ड्रूप हो गए थे और वो रोने वाली थी। लड़का खड़ा हुआ और जेंटली अपनी छोटी सिस्टर के हेड को पैट किया, उसे बताते हुए कि सैड ना हो। फिर वो वापस टेबल पर गया कुछ चीजें स्क्रिबल करने के लिए। वो क्यूरियस थी कि वो क्या कर रहा है, तो उसने उसे एक छोटी सी चीज दी जो उसने लिखी थी। गर्ल की आंखें ऑ में वाइड हो गईं और उसने उन वर्ड्स को देखा जो उसने पुट डाउन किए थे। बोमी ने नोटिस किया कि उसका ब्रदर लिखने में बिजी था और उसने पूछा कि वो क्या कर रहा है। लड़का बहुत क्विकली लिख रहा था क्योंकि उसकी सिस्टर सैड थी। जैसे ही वो डन हुआ, उसने अपना नोट अपनी सिस्टर को दिया और वो गास्प हो गई जब उसने देखा कि उसने क्या लिखा है। उसकी आंखें सरप्राइज से वाइड होकर उसके ब्रदर ने उसे एनकरेज किया कि सैड ना हो। आखिरकार लोअर बॉडी टेम्परेचर उसकी इम्यून सिस्टम को वीकन कर सकता है। सैडनेस टंग को भी अफेक्ट कर सकती है, जिससे वेट गेन और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हो सकती हैं। सौरो भी उस तरह की चीज थी जो कॉर्टिजोल हार्मोन्स के साथ इंटरैक्ट करती है, स्ट्रेस लेवल्स को इंक्रीज करती है और स्लीप क्वालिटी को डिसरप्ट करती है, क्योंकि सैडनेस हिपोकैम्पस को एक्टिवेट करती है। ब्रेन को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जिससे एक पर्सन टायर्ड फील करता है। सैडनेस सेरोटोनिन लेवल्स को भी रिड्यूस कर सकती है, जिससे डिप्रेशन और ओसीडी हो सकता है। उसके ब्रदर ने प्राउडली उसे ये सभी बहुत स्पेसिफिक वार्निंग्स दी थी और वो ऑव में उसकी तरफ टर्न हुई पूछते हुए कि उसे ये सब कैसे पता है। लड़के ने एडमिट किया कि उसने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। गर्ल ने इसे अमेजमेंट के साथ एक्नॉलेज किया। जल्दी ही उनके पेरेंट्स ने उन्हें खाने के लिए बाहर आने के लिए कॉल किया। सडनली उसका यूजुअली काम ब्रदर बस खाने के थॉट पर बाहर रश कर गया। ऐसा लग रहा था कि वो अपने पेरेंट्स की कुकिंग को बहुत लव करता है। बोमी सरप्राइज थी और उस नोट की तरफ वापस टर्न हुई जो उसके ब्रदर ने उसे दी थी। उसके पेरेंट्स ने उसे खाने के लिए कॉल किया और उसने उनकी रिक्वेस्ट एक्नॉलेज की। सिंपल हाउस होल्ड पर फिर से इवनिंग डिसेंड होने में लंबा समय नहीं लगा और वुजन हैप्पीली यूट्यूब चैनल्स को मॉनिटर करने के लिए वापस गया। लड़का फूड चैनल्स को फेवर करता था और सभी तरह के डिलीशियस फूड्स देखना लव करता था। वो बेट लगा सकता था कि वो सब अमेजिंग टेस्ट करते थे। उसने ऑ में एक वीडियो से दूसरी वीडियो में फ्लिप किया, उसकी आंखें वंडर से वाइड होकर, जैसे उसने अपने फोन पर सीखने में बहुत टाइम बिताया। ट्राई करने के लिए इतने सारे अलग टाइप्स के खाने थे और वो सब इतने यूनिक और टेस्टी लग रहे थे। उसका फेवरेट यूट्यूब होस्ट फिर से वो कर रहा था और उसने हैप्पीली अपने व्यूअर्स को एक स्माइल के साथ ग्रीट किया। आज वो माला सूप ट्राई करने जा रहे थे। उसने ऑलरेडी डिनर कर लिया था, तो वो बस सूप का एक स्मॉल पोर्शन लेगी। इस लेडी के लिए एक स्मॉल पोर्शन का मतलब माला सूप की 10 सर्विंग्स था। वो सचमुच चीजों को पुट अवे करना लव करती थी। पहले वो व्हाइट ग्लास नूडल्स से शुरू करेगी और उसने अपनी चॉपस्टिक्स के साथ ये यूनिक नूडल्स स्कूप किए। वुजन अटेंटिवली देख रहा था जैसे ये स्ट्रेंजर खा रही दी थी। होस्ट ने नूडल्स पर च्यू किया। उन्हें ट्राई करते हुए उसने स्पाइसीएस्ट लेवल ऑर्डर की थी और वो इंडीड बहुत स्पाइसी थी। उसने सोचा कि इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है और वुजन अब क्यूरियस था कि इसका टेस्ट कैसा है,
फिर कॉर्न नूडल्स ट्राई करने का टाइम था। उसने बहुत थिनर नूडल्स पिक की, गास्प करते हुए जब कुछ हीटेड पीसेस उसके हाथ पर गिर गईं, लेकिन उसने अपने व्यूअर्स को अश्योर किया कि टेक्सचर इनक्रेडिबल था। अब वो इसे एक कैबेज जैसे रैप में रैप करेंगे। वुजिन की आंखें वंडर में वाइड हो गईं, जैसे उसने उसकी हर इंस्ट्रक्शन पर अटेंशन पे किया और उसकी डायरेक्शन को क्लोजली सुना। ये होस्ट एक काफी पॉपुलर यूट्यूबर थी और उसके पास सभी तरह के अमेजिंग फूड्स ट्राई करने के बहुत सारे वीडियोस थे। उसने वंडर के साथ हर एक को स्क्रॉल किया। अगली वीडियो में लेडी रमेन खा रही थी और वो इसे स्क्रैच से बॉईल करने जा रही थी। वो ऑ में देख रहा था जैसे उसने हॉट स्टोव पर रमेन बॉईल किया। उसकी आंखें इस लेडी के फेस ये से भरी हुई थीं क्योंकि उसने उसे इतना ज्यादा देखा था। फिर उसे बेशक खाने से पहले प्रिपेयर करना था और अपने बाल खोलने थे। ये रामेन का एक बड़ा पॉट था और वो खाने के लिए रेडी थी। वो गर्ल सचमुच पुट अवे कर सकती थी। लड़का उसे वंडर में देख रहा था और उसने उस वीडियो को भी कंप्लीशन तक देखने के बाद स्क्रॉल किया। होस्ट ने हैप्पीली चिकन के साथ कंप्लीटेड पॉट ऑफ रामेन में खोदा और वुजिन ने देखा जैसे उसने मीट की कॉम्प्लीमेंट की। वो सोच रहा था कि क्या इस तरह एक्ट करने से उसे नॉर्मल माना जाएगा। ये देखते हुए कि कैसे ये गर्ल स्क्रीन पर स्माइल करती और खाती है, वो सोच रहा था कि क्या वो भी वो कर सकता है। उसके फादर ने एक बार पूछा था कि वो फ्यूचर में क्या बनना चाहता है। हालांकि उसकी मदर सवाल से सरप्राइज थी। ये ठीक था। अगर लड़के के पास कोई आंसर नहीं था, जब तक वो हेल्थी और हैप्पी रहे, बस उसकी मदर के लिए उतना ही मैटर करता था। लेकिन लड़के की डिजायर्स थीं। वो एक नॉर्मल पर्सन बनना चाहता था, या कम से कम जो भी नॉर्मल पर्सन के रूप में पास होता है, एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर। वो एक बढ़िया चॉइस था और पेरेंट्स ने उसे एनकरेज किया कि वो जो भी बनना चाहता है बन सकता है। बेशक वुजिन की सबसे बड़ी डिजायर नॉर्मल सी थी। अगले दिन सूरज एरिया के चारों तरफ एक बड़े पार्किंग लॉट पर थोड़ा ज्यादा फोकस के साथ छोटे नेबरहुड पर ब्राइटली शाइन किया। वुजिन बेशक वहां था, पार्किंग लॉट वाली बिल्डिंग की तरफ कॉन्फिडेंस के साथ स्ट्राइड करते हुए। लड़का एक नॉर्मल पर्सन बनना चाहता था और वो अपने ड्रीम्स अचीव करने के लिए चला। वो एक काफी नॉर्मल एक्शन परफॉर्म करना चाहता था। मेन कैरेक्टर ने डिसाइड किया था कि किसी को रिपोर्ट करना एक नॉर्मल चीज लगती थी, तो वो वही करने जा रहा था। लड़का पुलिस ऑफिस में चला गया, एक इंटरोगेशन को ओवरहियर करते हुए जो चल रहा था, और कोई अपनी गिल्ट डिनाई कर रहा था। एक पुलिस ऑफिसर ने इंसिस्ट किया कि सारे एविडेंस सीसीटीवी पर कैच हो गए थे, तो उसे श्योर था कि उसके सामने का सस्पेक्ट कल्प्रिट था। इस एविडेंस के साथ भी सस्पेक्ट ने अपनी गिल्ट डिनाई करने की हिम्मत की। टेबल के अक्रॉस आदमी बिविल्डर्ड था और उसने इंसिस्ट किया कि वो नहीं था। वो ऐसी हैट्स भी नहीं पहनता था। पुलिस ऑफिसर ने अनोयंस में ग्रंट किया कि सस्पेक्ट इसे एंड तक एडमिट नहीं करेगा। भले ही उनके पास एक विटनेस था, आदमी शॉक्ड था और पूछा कि एग्जैक्टली किसने उसे देखा जब वो वहां था भी नहीं। कोई वे नहीं था कि किसी ने उसे देखा हो। सडनली लड़का रूम में अपीयर हुआ और डिटेक्टिव को ग्रीट करने के लिए कॉल किया। डिटेक्टिव ने काफी सरप्राइज्ड होकर ऊपर देखा। एक लड़के को अपने ऑफिस के बीच में खड़ा देखकर लड़के ने फिर अपनी ग्रीटिंग रिपीट की, थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक होते हुए, और कॉल किया डिटेक्टिव किम तयांग। अब डिटेक्टिव ने उसे पहचान लिया और शॉक और ऑ में उसे देखा। पुलिस फोर्स का बहुत सारा हिस्सा उस लड़के की न्यूज पहले से सुन चुका था, जिसे किडनैप किया गया था और रेस्क्यू किया गया था। तो डिटेक्टिव ने वुजिन को राइट अवे पहचान लिया। लड़का स्पीच में इतना ग्रो हुआ था कि डिटेक्टिव ने मुश्किल से उसे पहचाना। उसने लड़के से पूछा भी कि क्या वो अच्छा कर रहा है। लड़का उस कमजोर टीनेजर से इतना अलग लग रहा था जिसे उन्होंने उस अबैंडन्ड शेड से रेस्क्यू किया था। बेचारे बच्चे को उस वक्त पुलिस वैन में केयरफुली एस्कॉर्ट किया गया था। डिटेक्टिव ने जेंटली उसे बताया था कि अपने हेड को वॉच करे। बेचारे लड़के को कार में शव करने के बाद डिटेक्टिव ने फिर शिवरिंग लड़के को कार में सीट बेल्ट से स्ट्रैप किया, उसे बताते हुए कि ये ओके है। अपने शोल्डर पर एक हाथ रखते हुए उसने वुजिन को अश्योर किया कि वो उसे सेफली घर ले जाएगा। लड़का इस रेस्क्यू पर स्पीचलेस था, लेकिन उसने कभी वो फेवर नहीं भूला जो डिटेक्टिव ने उसके लिए किया था। उसने डिटेक्टिव को थैंक यू कहा और कहा कि वो इंडीड अच्छा कर रहा है। आदमी स्माइल किया और उसकी हेल्थ एक्नॉलेज की, और यहां तक कि इम्प्रेस्ड भी था कि रेस्क्यूड लड़का अब इतनी अच्छी तरह से बोलता है। फिर डिटेक्टिव ने अपने कॉलीग्स में से एक को कॉल किया कि जिस सस्पेक्ट से वो क्वेश्चन कर रहा था उसे होल्डिंग सेल में ले जाए। आदमी ने सस्पेक्ट को ग्रैब किया और उसे दूर हॉल किया। हालांकि बेचारा डूड इंसिस्ट करता रहा कि वो गिल्टी नहीं है और उसने क्राइम कमिट नहीं किया है। पुलिस इसे सुनना नहीं चाहती थी। डिटेक्टिव ने साई ली जैसे डूड को हॉल किया गया, और वुजिन क्यूरियस था कि उस पर्सन पर क्या करने का अक्यूज किया जा रहा था। डिटेक्टिव सरप्राइज्ड और कंफ्यूज था, लेकिन मेन कैरेक्टर ने एक्सप्लेन किया कि क्रिमिनल्स हमेशा पहले अपने एक्शंस डिनाई करते हैं। डिटेक्टिव ने हंसा और कहा कि ज्यादातर क्रिमिनल्स जो उन्हें यहां मिलते हैं वो सब एक ही चीज कहते हैं। जब वो कॉट हो जाते हैं ऐसा लग रहा था कि वो सब एक ही स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं, और ये सब उसके लिए काफी अम्यूजिंग था। फिर डिटेक्टिव ने पूछा कि लड़के ने उसे कैसे ढूंढा और क्या वो उसे मिस किया और उसे ढूंढने आया। लड़के ने एडमिट किया कि उसके पास डिटेक्टिव को दिखाने के लिए कुछ है, और आदमी इमीडिएटली सीरियस हो गया। वो सोच रहा था कि लड़के को उसे क्या दिखाना है, और पूछा कि क्या लड़का एक ड्रिंक चाहता है। वो एक ड्रिंक ले सकते हैं और ये कॉन्वर्सेशन प्राइंग ईयर्स से दूर कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन लड़का ठीक था।
और उसने अपना फोन यूट्यूब चैनल्स के साथ निकाला डिटेक्टिव को देखने के लिए, कहते हुए आदमी मुकबंग के बारे में वीडियो देखकर सरप्राइज था और उसने पूछा कि प्रॉब्लम क्या है। आदमी ने पूछा कि वीडियो में कौन है और क्या लड़के ने समहाउ एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है। बेशक ये बस वुजिन की फेवरेट यूट्यूबर थी जो यूजुअल की तरह फूड कंटेंट कर रही थी और उसने यूजुअल की तरह अपने फॉलोअर्स को वेव किया और ग्रीट किया। ब्यूटीफुल गर्ल ने वेव किया और वुजिन ने एक्सप्लेन किया कि उसके वीडियोस देखना बस उसे खुद की याद दिलाता है। सबसे पहले उसकी आंखें अक्सर अपर राइट की तरफ शिफ्ट होती हैं जब वो अपने वीडियोस बना रही होती है, जिसका मतलब है कि वो झूठ बोल रही है। साथ ही उसकी फिंगर्स उसके लिप्स की तरफ मूव होती हैं नर्वसनेस दिखाने के लिए, अपने हाथ को अपने माउथ पर लाना, जबकि झूठ बोलना अक्सर एक सबकॉन्शियस एक्ट होता है झूठ को वापस लेने की चाहत का। वो वीडियोस के दौरान कभी कभी अपने लिप्स को थोड़ा बाइट भी करती है और ये टिपिकली तब होता है जब कोई एंग्शियस या नर्वस होता है। खाने के सामने नर्वस फील करना, वो थोड़ा ऑफ है आखिरकार। बेशक इस पूरे टाइम लेडी बस वरीड हो सकती है कि खाने का टेस्ट कैसा है, लेकिन कुछ ऐसा था जिसे वुजिन इग्नोर नहीं कर सकता था। उसकी आंखें वीडियो के दौरान फिर से राइट की तरफ शिफ्ट होंगी। वो कहेगी कि खाना डिलिशियस है, लेकिन उसकी आंखें एक अलग स्टोरी बताती हैं। उसके वर्ड्स और उसके एक्शंस बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। जबकि वो खाती है वो अपने शोल्डर्स श्रिंक करेगी और लोग हंच करते हैं जब वो थ्रेटन्ड या अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ये लिम्बिक सिस्टम एट वर्क था, एक नेचुरल सेल्फ डिफेंस रिएक्शन ट्रिगर करते हुए। ये सेल्फ प्रोटेक्शन का एक फॉर्म था। अब उसकी आंखें खाते वक्त अपर लेफ्ट की तरफ मूव होंगी। ये झूठ बोलना या इमेजिन करना नहीं था। इस बार वो एक मेमोरी रिकॉल कर रही थी, लेकिन अनकॉन्शियसली अपने माउथ को कवर कर रही थी, जिसका मतलब था कि वो कुछ हाइड कर रही थी। माउथ को सबकॉन्शियसली कवर करना अक्सर कुछ कंसील करने के इंटेंट को सिग्निफाई करता है, चाहे वॉलंटरी हो या फोर्स्ड। फिर उसने नोटिस किया कि कैसे ये होस्ट पानी बॉयल करते वक्त अपने नेकलेस को टच करेगी। ये या तो स्ट्रेस रिलीफ था या साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी रिगेन करने के लिए एक सबकॉन्शियस एक्शन। डिटेक्टिव इस एनालिसिस पर स्पीचलेस था। एक लड़के को सुनकर शॉक्ड था जिसे उसने हाल ही में रेस्क्यू किया था। न सिर्फ इतनी फ्लुएंटली बोल रहा था, बल्कि ये सभी क्विक डिडक्शंस भी कर रहा था। वुजिन ने एक्सप्लेन किया कि उसकी फेवरेट यूट्यूबर हेल्प के लिए पूछ रही लगती है। उसने उसके वीडियोस काफी बार देखे थे ये फिगर करने के लिए, और उसने वो छोटा एस नोटिस किया जो उसने टेबल पर रखा। उसने वीडियोस के कॉर्नर्स में दूसरे नोटिसेबल साइंस भी छोड़े, एक एस, एक ओ और फिर एक और एस। अगर कोई उस सबको साथ रखे, उन सभी माइक्रो एक्सप्रेशंस और अनकॉन्शियस बिहेवियर्स को, ये इग्नोर करने के लिए बहुत ज्यादा कोइंसिडेंस था, इसीलिए वो अब इसे रिपोर्ट करने आया था। दूसरे शब्दों में वुजिन स्ट्रांगली बिलीव करता था कि इस होस्ट को कहीं कैप्टिव रखा जा रहा है, बिल्कुल जैसे उसे रखा गया था। उसने हर एक वीडियो से सारे एविडेंस कंपाइल किए थे जो उसने देखे थे, और अब रीजनेबल डाउट से परे श्योर था कि इस लेडी को हेल्प चाहिए। इस लेडी ने अपने हर वीडियो में विभिन्न लेटर्स भी साइन किए, लेटर्स जो उसने कैच किए, लेटर्स जो पास होने वाली हर इमेज में बहुत डिस्क्रीटली थे। लेकिन ये सब अभी भी डिटेक्टिव को बिविल्डर कर रहा था और वो ट्रूली बिलीव नहीं करता था कि ये गर्ल कैप्टिव है। फिर भी वुजिन डिटर्ड नहीं हुआ और इसे प्रूव करने के लिए आगे बढ़ा। पहले उसने अपने हेयर के थ्रू सटल हिंट्स दिए, फिर अपने हेयर टाई के थ्रू, अब ये बैकग्राउंड के थ्रू था। वो हर बार जब वो वीडियो पोस्ट करने में कामयाब होती है, ज्यादा करेज दिखा रही थी। डिटेक्टिव ने फिर लड़के को क्लियर टर्म्स में बताने के लिए कहा कि वो एग्जैक्टली क्या कह रहा है। विक्टिम शायद अपने अर्ली 20s में बोझी, और यूट्यूबर का शायद कोई फैमिली नहीं है या एक ट्रबल्ड एनवायरनमेंट में ग्रो अप हुई है। परपेट्रेटर्स बस एक पर्सन नहीं है, बल्कि मल्टीपल हैं। वो शायद अपने टीनेज ईयर्स और अर्ली 20s के बीच हैं। गैंग का रिंग लीडर जिसने बेचारी गर्ल को कैप्टिव रखा है, वो क्वाइट लाइकली अपने 20s में है। गर्ल ने शायद मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट भी नहीं किया है। डिटेक्टिव अभी भी स्लो होने में बिजी था, कहते हुए कि वो समझा नहीं। भले ही ये एक फैट चांस था, ये एक पॉसिबिलिटी थी जो इन्वेस्टिगेट करने लायक थी। डिटेक्टिव बिलीव नहीं कर सकता था कि एक यंग गर्ल को किडनैप किया गया है और यूट्यूब चैनल्स बनाने के लिए फोर्स किया जा रहा है। लड़के ने एडमिट किया कि वो परपेट्रेटर्स को नहीं जानता। आखिरकार वो भी रियली लंबे टाइम के लिए लॉक्ड अप था। उसने डेज, वीक्स और ईयर्स कोल्ड में प्रॉपर खाना या प्रॉपर बेड के बिना स्लेव बनकर बिताए थे। इसलिए वो अब किसी और को एक टेरिबल फेट से बचाने के लिए हार्ड काम कर रहा था। इसलिए वो किसी ऐसे पर्सन के बिहेवियर को रिकॉग्नाइज कर सकता था जिसे कन्फाइंड किया जा रहा है। लड़के ने फिर डिटेक्टिव से पूछा कि क्या वो सोचता है कि कोइंसिडेंसेस ट्रूथ रिवील कर सकती हैं। डिटेक्टिव अभी भी अपने डिसबिलीफ एरा में हैवी था, तो वो अभी भी इसे बाई नहीं कर रहा था। तो वुजिन ने अपने डिडक्शंस को थोड़ा होम के क्लोजर लाने का डिसाइड किया। लड़का गेस कर सकता था कि डिटेक्टिव ने जो आउटफिट पहना था वो उसकी मदर ने बाई किया था। आखिरकार उसकी अपनी मदर ने भी उसके सभी कपड़े बाई किए थे। डिटेक्टिव इस एक्यूरेट डिडक्शन से सरप्राइज था, तो लड़के ने एक्सप्लेन किया कि ये बस फर्स्ट कोइंसिडेंस था। अभी सस्पेक्ट शायद प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन वो शायद एक हॉबी के रूप में वायोलिन या वायोला बजाने के बारे में पैशनेट है। वुजिन ये बता सकता था
और डिटेक्टिव ये सुनकर सरप्राइज था कि कल्प्रिट पॉसिबली एक हॉबी के रूप में इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है। अगर लड़का सही था तो वो सेकंड कोइंसिडेंस होगी और वो कंटिन्यू रख सकता था। डिटेक्टिव ने हंसा और लड़के से पूछा कि क्या वो एक प्रोफाइलर या कुछ ऐसा बनना चाहता है, लेकिन लड़के ने अपना हेड हिलाया। ट्रूथ में वूजिन बस एक ऑर्डिनरी ऑफिसर वर्किंग बनना चाहता था और अभी वो बस यहाँ कुछ ऐसा रिपोर्ट करने के लिए था जो उसने नोटिस किया। इसीलिए लड़का अभी डिटेक्टिव को वुजिन की डिटेक्शन स्किल्स की लेजिटिमेसी कंफर्म करने के लिए परसुएड करने के लिए चीजें एक्सप्लेन कर रहा था। उसने डिटेक्टिव को होल्डिंग सेल में सस्पेक्ट से उनकी हॉबी के बारे में पूछने के लिए कहा। पूछने के बाद अगर वो गलत था तो वो उस पर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस का चार्ज लगा सकते हैं और वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। डिटेक्टिव ने लड़के को ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस का अक्यूज करने के थॉट पर ग्रोन किया और हंसा। आखिरकार वुजिन बस अपना थ्योरी शेयर कर रहा था, बस उतना ही था। डिटेक्टिव ने ये इतनी बिग डील की तरह नहीं देखा। वो वे बैक जाते थे तो वो कम से कम बस सस्पेक्ट की हॉबी के बारे में पूछ सकता था। डिटेक्टिव ने लड़के को एक मोमेंट वेट करने के लिए कहा और वो बस वहां जाकर पूछेगा। तो आदमी आगे बढ़ा और पूछने गया। डिटेक्टिव होल्डिंग सेल की तरफ स्ट्रोल किया और वो अपने एक्शंस पर अम्यूजमेंट में स्मर्क करने से खुद को रोक नहीं पाया। वो यहाँ एक रीसेंट रेस्क्यू को ऑड कोइंसिडेंसेस के एक सेट की वजह से डिटेक्टिव प्ले करने दे रहा था। फिर भी बच्चा श्योर था कि अब बहुत बेहतर बोलता है और उसने क्लेम किया कि वो जानता है कि कन्फाइंड लोग कैसे एक्ट करते हैं। डिटेक्टिव फिर पॉज हुआ जैसे उसने ऑड डिडक्शन को रिकॉल किया कि उसकी शर्ट किसने खरीदी थी, सोचते हुए कि लड़के ने वो गेस भी कैसे किया। खैर डिटेक्टिव उस पर लिंगर नहीं करेगा और वो होल्डिंग सेल तक पहुंच गया सस्पेक्ट का अटेंशन कॉल करते हुए। बस सके के लिए उसने बार्स के पीछे वाले आदमी से पूछा कि क्या वो वायोलिन या वायोला बजाता है। आदमी कंफ्यूज था, लेकिन उसने एक्सप्लेन किया कि वो एक हॉबी के रूप में करता है। वो दो कोइंसिडेंसेस थीं और डिटेक्टिव की आंखें शॉक में वाइड हो गईं। एक पंख जैसे कि इंस्ट्रूमेंट बजाने के चांसेस स्लिम थे, लेकिन लड़के ने इसे एक ग्लांस में गेस कर लिया था। बार्स के पीछे वाले आदमी ने एंग्रीली डिटेक्टिव पर अक्यूज किया कि वो उसे थरली इन्वेस्टिगेट कर रहा है और यहां तक कि उसके घर को भी सर्च कर रहा है। लेकिन डिटेक्टिव स्पीचलेस था, सोचते हुए कि क्या वुजिन समहाउ साइकिक था। वो बस कैजुअली सस्पेक्ट को इंटरोगेट कर रहा था। जब लड़का उस आफ्टरनून में आया था, लड़के ने सस्पेक्ट से एक बार भी बात नहीं की थी और डिटेक्टिव सरप्राइज था लड़के को रूम में आते हुए देखकर। लेकिन वुजिन को अपना कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए बस एक ग्लांस की जरूरत थी। सस्पेक्ट के फेस पर एक लाइट मार्क था जो हेड गियर, टर्टल नेक या वायोलिन इंडिकेट करता था। यह भी लाइकली था कि सस्पेक्ट ने एक मोटरसाइकिल हेलमेट मास्क और शेविंग क्रीम के साथ पहनी थी। उसकी फिंगर्स पर स्ट्रिंग मार्क्स भी थे। तो वो एक फिशरमैन, इलेक्ट्रिशियन, जूलर, गिटारिस्ट, टेलर या वायोलिनिस्ट हो सकता था। अपने सभी डिडक्शंस को साथ पुल करते हुए सबसे लाइकली आंसर श्योरली एक वायोलिन और वायोलिनिस्ट था। इस प्रकार लड़के ने अपना कंक्लूजन बनाया कि उसकी चिन पर मार्क वायोलिन से था और स्ट्रिंग मार्क्स उस थ्योरी के साथ अच्छी तरह से मैच करते थे। डिटेक्टिव वहां वापस आया जहां लड़का वेट कर रहा था, लेकिन वुजिन ऑलरेडी जा चुका था। उसके कॉलीग अनंत को भी कोई आइडिया नहीं था कि वो कहां गया, लेकिन डिटेक्टिव को टेबल पर एक स्टिकी नोट मिला और वो उसे इन्वेस्टिगेट करने गया। बेशक ये लड़के द्वारा छोड़ा गया था और इसने सेकंड कोइंसिडेंस पॉइंट किया। इसका मतलब था कि थर्ड कोइंसिडेंस इन्वेस्टिगेट करने लायक था और वो उम्मीद करता था कि डिटेक्टिव हाई स्कूल मुकबंग गर्ल को देखने पर कंसिडर करेगा, जो डेस्परेटली हेल्प के लिए पूछ रही थी। ये इवेंट्स और कोइंसिडेंसेस की एक स्ट्रेंज अरे थी, लेकिन इस पॉइंट पर डिटेक्टिव इसे ओवरलुक नहीं कर सकता था। उसने अपने कलीग को कॉल किया, आदमी को बताते हुए कि हाई स्कूल मुकबंग यूट्यूब चैनल को इमीडिएटली सर्च करे। इस बीच नेबरहुड का बाकी हिस्सा काफी पीसफुली मूव ऑन हुआ। एक बस एक सर्टेन बस स्टॉप तक ड्राइव करके आई और वहां वेट कर रहे लोग अंदर जाने के लिए प्रिपेयर्ड हुए। वुजिन भी उस बस स्टॉप पर था और उसने अपना ट्रांजिट कार्ड रेडी किया, बिल्कुल जैसे उसकी मदर ने उसे सिखाया था। यह दूसरी बार था और लड़के ने अपने कार्ड से अपनी बस राइड के लिए पे किया। केयरफुली लड़का बैक सीट में घुसा और वो वहां बैठा विंडो से बाहर देखते हुए वो अभी भी ग्लास की टोस्टिंग याद कर सकता था। लड़का मीट खाते हुए बैठा था, जबकि उसके फादर और एक और आदमी ने टोस्ट बनाया। आदमी ने स्माइल की और नोट किया कि वुजिन एक सिंपल ऑफिस वर्कर बनना चाहता है। लड़के ने एडमिट किया कि वो इंडीड एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर बनना चाहता है, जैसे कंपनी में जहां वो काम करता है। आदमी ने हंसा क्योंकि वो एग्जैक्टली एक ऑर्डिनरी कंपनी में काम नहीं करता था। फिर भी उसके फादर के फ्रेंड ने सुना था कि लड़का स्टडिंग में ग्रेट है और वो सेकंड्स में प्रॉब्लम सॉल्व करता है। वो सुनने के लिए वंडरफुल था। इसका मतलब था कि उसकी ऑफिस शायद उसके लिए राइट प्लेस हो सकती है। लड़का क्यूरियस था और पूछा कि क्या वो इस नॉर्मल ऑफिस बिल्डिंग का टूर ले सकता है। अगर उसका नेफ्यू इसे देखना चाहता है तो उसे चाहिए। तो उसके अंकल ने उसे अपने ऑफिस इनवाइट किया। जिस दिन उसने विजिट करने का प्रॉमिस किया था वो दिन था, तो वुजिन ने नोट किया कि वो 4 स्टॉप्स में ऑफिस पे होगा। हर एक में लगभग 6 मिनट्स, 10 मिनट्स, 7 मिनट्स, 9 मिनट्स लगेंगे और जहां वो जा रहा था वहां पहुंचने में कुल 32 मिनट्स का टोटल होगा।
ऑफिस बिल्डिंग एक जायंट टॉल स्काईस्क्रेपर में लोकेटेड था। लड़के ने अपने अंकल को कॉल किया कि वो पहुंच गया है। फोन की दूसरी तरफ वाले आदमी ने कहा कि वो 1 सेकंड में नीचे होगा, और वुजिन ने उसके सामने वाली जायंट बिल्डिंग को ऑव में देखा। वो आखिरकार शिनहुआ जनरल ट्रेडिंग बिल्डिंग पर पहुंच गया था। ये एक ट्रू लार्ज कॉन्ग्लोमरेट था जिसमें कई नॉर्मल ऑफिस वर्कर्स अंदर बाहर जा रहे थे। लड़के ने ऑफ में उन सभी लोगों को देखा जो उसके पास्ट चल रहे थे, और उसने अपने चारों तरफ सारी नॉर्मलसी देखी। नॉर्मली इन लोगों की तरह जीना उसका ड्रीम था। फिर उसके अंकल ने उसे कॉल किया, उसे ग्रीट करते हुए, जैसे उसे आखिरकार अपना नेफ्यू मिल गया। उसने लड़के को अंदर आने के लिए कॉल किया, क्योंकि उसे बिल्डिंग के बाहर की बजाय लॉबी में वेट करना चाहिए। मेन कैरेक्टर विजिट करने अलाउ किए जाने के लिए ग्रेटफुल था। लेकिन उसके अंकल ने कहा कि ये कुछ नहीं था, और उसे टूर देकर खुशी हुई, तो वो दोनों अंदर गए। अंदर की लॉबी उतनी बड़ी थी जितनी उस जायंट बिल्डिंग में लोकेटेड एक कंपनी के लिए एक्सपेक्ट की जाती है। ये काफी फैसिनेटिंग था, और लड़का कंस्ट्रक्शन से इंप्रेस था। बेसमेंट में एक कैफेटेरिया थी, और ये शिनहुआ हेडक्वार्टर्स था। उनके पूरे देश में ब्रांचेस भी होंगे। ग्वांगजू, प्योंगचांग, देजोन और बुसान, सभी में वहां ब्रांचेस थीं। उसके अंकल इंप्रेस थे कि उसने ये पहले से लुकअप किया था, और लड़के ने एडमिट किया कि उसे एक नॉर्मल लाइफ जीनी थी। उसे रियलाइज हुआ कि उसे बहुत कुछ जानने की जरूरत है, इसलिए उसने सोचा कि नॉर्मल होना जितना लगता है उससे ज्यादा हार्ड है। आदमी ने हंसा और एक्नॉलेज किया कि लड़का रियली स्मार्ट है, और कहा कि उन्हें स्टेयर से ऊपर जाना चाहिए। लड़के ने अपने अंकल को अपने कार्ड के साथ बिल्डिंग में चेक करते हुए देखा, और वो एलिवेटर्स यूज करके अंदर गए। जैसे वो ऊपर जा रहे थे, डिपार्टमेंट हेड का सन सडनली स्पॉट हो गया। दोनों टर्न हुए और एक ब्यूटीफुल यंग लेडी नोटिस की, लेकिन आदमी ने करेक्ट किया कि वुजिन उसका सन नहीं है, बल्कि उसका नेफ्यू है। आदमी को बस कुछ डिलीवर करने की जरूरत थी। लेडी ने अम्यूजमेंट के साथ स्माइल की, और वुजिन ने उसे देखा शायद राइट अवे। एक बंच चीजें नोटिस करते हुए वो दोनों सरप्राइज थे ऑफिस बिल्डिंग में एक हाई स्कूल स्टूडेंट देखकर। लेडी सरप्राइज थी और पूछा कि लड़का क्या कह रहा है। ऑब्वियसली यूनिफॉर्म से वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट थी। एलिवेटर अब यहाँ था, और वो चिट चैटिंग स्टफ के बारे में और टाइम स्पेंड नहीं कर सकते थे। तो आदमी ने अपने नेफ्यू को अंदर शव किया और गर्ल को गुड बाय कहा। उसने वेव किया और उसे अपने लंच एंजॉय करने के लिए कहा। जैसे एलिवेटर के डोर्स क्लोज होने लगे और उसने रिलीफ में साई ली जब वो उसे फिर से नहीं देख सकते थे, वो 7th फ्लोर पर गए और आदमी ने हैप्पीली अपने नेफ्यू को अंदर अशर किया। लड़का सरप्राइज और शॉक में देख रहा था, अमेज्ड होकर, जैसे उसने उस नॉर्मल ऑफिस को देखा जिसमें वो जीने का ड्रीम देखता था। वहां ऊपर लोग सभी तरह की लैंग्वेजेस बोल रहे थे, और ये इतना इंटरेस्टिंग था। ऑफिस के चारों तरफ लोग सभी तरह के अलग टास्क कंप्लीट करने में एंगेज थे। कुछ लोग ईमेल सेंड कर रहे थे और दूसरे ऑर्डर्स कैंसिल कर रहे थे। उसके अंकल ने कॉल किया पूछते हुए कि वुजिन को ऑफिस बिल्डिंग में होना कैसा लगा, और क्या वो उनके बीच बैठे एक रियल ऑफिस वर्कर की तरह फील करता है। लड़के ने एडमिट किया कि वो नहीं करता, लेकिन वो एक अच्छा ऑफिस वर्कर बनने के लिए रियली हार्ड काम करेगा। फिर मैनेजर को वर्ड मिला कि सऊदी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है, और आदमी हॉरिफाइड था, कहते हुए कि उसने पहले एक मीटिंग शेड्यूल करने के लिए कहा था। उसने सबको इमीडिएटली कॉन्फ्रेंस रूम में आने के लिए कॉल किया। अंकल अपने नेफ्यू के साथ कैफेटेरिया में खाना चाहता था, लेकिन कुछ अर्जेंट बस आ गया। लड़के ने कहा कि यह ठीक था और उसने बहुत कुछ देख लिया था, अभी के लिए वो खुद से नीचे जाएगा। तो लड़का फर्स्ट फ्लोर पे गया और वो एलिवेटर से बाहर स्टेप किया, अनफॉर्चुनेटली उस गर्ल में फिर से रन करते हुए। उसने पहले उसे नोटिस किया और फिर वो ग्रिन की और उसे ग्रीट किया। वो साइलेंट था जैसे उसने उसे देखा। करंटली सुबह के 11 बजे थे और एक हाई स्कूलर को उस टाइम वहां नहीं होना चाहिए। वो भी उस टाइप की नहीं लगती थी जो एडल्ट्स से इंटिमिडेटेड होती है। वो एक काल्म टोन और रिलैक्स्ड एक्सप्रेशन वाली हाई स्कूल स्टूडेंट थी। वो लॉन्ग स्ट्राइड्स में चली और पूछा कि क्या उसे वो मिल गया है जो डिपार्टमेंट हेड ने उसे सेंड किया था। वो कॉन्फिडेंटली चली, उसका रास्ता ब्लॉक किया, स्पेस को कंट्रोल किया जैसे ये उसका डोमेन हो, और उसके एक्शंस के आधार पर वो शायद एक हाई रैंकिंग कंपनी एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड थी। अगर वो एक हाई रैंकिंग एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड थी तो ये जानना हर्ट नहीं करेगा कि कौन। तो वुजिन ने कहा कि वो समझ गया और फिर गुड बाय कहा। इसके साथ वो उससे दूर चला गया बिना पीछे देखे। एरोगेंट और पॉम्पस प्रिंसेस को शॉक करते हुए उसने येल किया और कहा कि उसे अभी क्लास में होना चाहिए, डिमांडिंग करते हुए कि वो जाने कि क्या वो स्किप कर रहा है। ऑनेस्टली वो उससे वही सवाल पूछ सकता था, लेकिन वो पहली जगह स्कूल नहीं जाता था। इसके साथ वो फिर से जा रहा था और उसने चलने के लिए टर्न किया। बेशक वो इंटरप्ट किया जाना पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करता था। उसने उससे बात करने में कोई बेनिफिट नहीं देखा, तो वो चाहता था कि वो काइंडली उसे बॉदर करना बंद करे। गर्ल शॉक थी, लेकिन वो जानता था कि जब एक पर्सन लोगों को इस तरह डिसमिस करता है तो वो अपनी वर्थ प्रूव करने की नीड फील करते हैं। अब वो जानना चाहता था कि उसके किसके साथ कनेक्शंस हैं। इस प्रकार गर्ल ने डिक्लेयर किया कि वो सीईओ की डॉटर है। वुजिन ने अब सक्सेसफुली
यंग लेडी को ये रिवील करने के लिए ट्रिक किया था कि वो कौन है, ये प्रिटेंड करके कि वो फील कर रहा था कि वो उसके साथ टाइम वेस्ट कर रहा है, ये भी कहते हुए कि उसने सोचा कि उसे कुछ गेन करने के लिए नहीं था। नेचुरली इसने पॉम्पस पीकॉक गर्ल को मोटिवेट किया कि वो फिर सीईओ की डॉटर के रूप में अपनी ट्रू नेचर रिवील करे। अब वो एक इंप्रेसिव फिगर थी और बिल्कुल वैसा ही था जैसा लड़के ने एक्सपेक्ट किया था। ऐसे टाइम्स में हमेशा बेस्ट था कि अपनी आंखें थोड़ी वेडर खोलें और अपने लिप्स को बस इतना पार्ट करें कि ये देखने के लिए काफी सरप्राइज लगें। गर्ल अब थ्रिल्ड थी बिलीव करते हुए कि उसने उसे ऑफ गार्ड कैच कर लिया है और उसने हॉटली स्मर्क किया पूछते हुए कि क्या वो अब अलग दिख रही है। गर्ल ने उसके चारों तरफ स्टॉक किया, उसके शूज और उसके कपड़ों को नोट करते हुए वो किसी तरह की असेसमेंट कर रही लगती थी। मेन कैरेक्टर ने इसे अप्रिशिएट नहीं किया। अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के बाद गर्ल अब शेमलेसली उसे इंस्पेक्ट कर रही थी जैसे वो उससे नीचे कोई हो। उसने क्विकली अपने इमोशंस का कंट्रोल रिगेन किया और फिर से स्कूल के बारे में पूछा, क्योंकि वो नहीं जाता था वो बीम हुई, और उसे बताया कि वो बोर्ड थी और चाहती थी कि वो उसके साथ हैंग आउट करे। उसकी डायलेटेड प्यूपल्स थोड़ी अपवर्ड राइट की तरफ शिफ्ट हुई और उसकी आंखों के कॉर्नर्स भी थोड़े ड्रूप हो गए। उसके लिप्स एक स्नीयर की तरह कर्ल हो गए। ये ग्रीड की पिक्चर थी। उसकी पोजीशन आइडेंटिफाई करने के बाद गर्ल ने अब मेन कैरेक्टर को उसके साथ खेलने के लिए एक टॉय से ज्यादा नहीं देखा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो उसे एक फिडल की तरह प्ले कर रहा था। वो उसकी उस ग्रीड का यूज एक मैरियोनेट आर्ट की तरह उसे कंट्रोल करने के लिए कर सकता था। उसने अभी तक नहीं खाया था तो उसने पूछा कि क्या वो उसके साथ कुछ खाने के लिए जाएगा। इसे एक चॉइस की तरह फ्रेम किया गया था, लेकिन वुजिन बेटर जानता था। उसने वैसे भी एक्सेप्ट किया आसानी से गर्ल को एक पॉसिबल नार्सिसिस्ट के रूप में मार्क करते हुए। वो रियली उसके साथ डील नहीं करना चाहता था, लेकिन वो पूरी तरह से इम्पॉसिबल नहीं थी। बेशक सीईओ की डॉटर ने राइट अवे लीड ली और चूज किया कि वो कहां खाएंगे। उसने रास्ता लीड करने से पहले बेसिक लोकेशन डिटेल्स भी नहीं दी। वर्ल्ड उसके चारों तरफ इवॉल्व होती थी। चॉइस की रेस्टोरेंट काफी बड़ी थी और पहले से ही यहां वहां कुछ लोगों से पॉपुलेटेड थी। गर्ल ने फिर अपना अटेंशन मेन कैरेक्टर की तरफ टर्न किया पूछते हुए कि क्या वो एक आइडल बनने के लिए स्टडी कर रहा है, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा रहा है। लेकिन लड़के ने वो डिनाई किया। तो उसने पूछा कि वो क्या करता है। फिर लड़के ने एक्सप्लेन किया कि वो स्टडी करता है और वो जीईडी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, शायद एक स्पेशल एग्जाम। फिर उसने उसके बारे में पूछा और पूछा कि वो स्कूल में क्यों नहीं है। गर्ल ने अपने बाल फ्लिप किए मम्बलिंग करते हुए कि उसे उस दिन की वजह से लीव मिल गई। उसकी प्यूपिल्स लेफ्ट शिफ्ट हुई, जिसका मतलब था कि वो उसके बारे में झूठ बोल रही हो सकती है। उसने अपने बाल पीछे ब्रश किए। एक अनकॉन्शियस रिएक्शन स्ट्रेस के लिए लोग अनकॉन्शियस स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं जब वो झूठ बोलते हैं, तो वो एक पॉसिबिलिटी थी। नेचुरली वुजिन क्यूरियस था कि उसका उस दिन से क्या मतलब था। सडनली ये क्लिक हुआ और उसे रियलाइज हुआ कि ये हार्मोनल चेंजेस के रिस्पॉन्स में यूट्राइन लाइनिंग की मंथली शेडिंग थी। इंडीड बेचारी हॉरिफाइड गर्ल अपने पीरियड पर थी और वेटर उनसे पूछने के लिए आया कि वो क्या ऑर्डर करना चाहेंगे। सीईओ की डॉटर उसके बहुत कैजुअल रिस्पॉन्स से थ्रोन ऑफ थी। उसका चेहरा रेड हो गया। इससे पहले कि उसने 2 कोर्स मील्स ऑर्डर की, फिर से उसने स्लाइटली भी कंसिडर नहीं किया था कि वो अपना खुद का मील चूज करना चाह सकता है। उसके पास दूसरों को डोमिनेट करने की स्ट्रांग डिजायर थी। सीईओ की डॉटर को बस याद आया कि उसका नेम पूछना है और उसने एडमिट किया कि वो शिन वुजिन था। उसने फिर उसके नेम को एनालाइज किया कहते हुए कि वो बैड नहीं था। किसी भी रेट पर वो ली हायरिम थी। हायरिम ने अपना फोन उठाया और वो वहां थोड़ी देर साइलेंस में बैठे रहे। जैसे टाइम पास हुआ साइलेंस उसके लिए काफी ऑकवर्ड होने लगी और वो देख रही थी सोचते हुए कि क्यों दिन के लिए उसका एंटरटेनमेंट बहुत कम बोल रहा था। लड़के ने एडमिट किया कि वो बस ज्यादा बात नहीं करता था। वेटर सूप के साथ आया बिल्कुल जैसे हेरिम ने अपना हाथ वेव किया और बेचारे सर्वर में नॉक किया। इसने सूप को करीब करीब स्पिल कर दिया और रिच गर्ल ने एक स्क्रीच छोड़ी जैसे वो विक्टिम थी। वेटर ने हेस्टली अपोलोजाइज किया। वो उन्हें स्टार्टल करने का मतलब नहीं था और रिच गर्ल ने अनॉयंस में हफ की। हेरिम ने कहा कि यह ठीक था वेटर को ऑन और ऑन अपोलोजाइज करने देते हुए। वुजिन ने सलन वेटर को दूर चलते हुए देखा और नोटिस किया कि वो एक काफी सेंसिटिव लेडी थी। इसके अलावा कुछ खास एक्चुअली हुआ नहीं था, तो हायरिम को इसके बारे में इतना बड़ा फस बनाने की जरूरत नहीं थी। नेचुरली हायरिम ने हफ की और कहा कि उस दिन ने उसे बस थोड़ा टेस्ट ही बनाया था। वो उस दिन को फिर से लेकर आ रही थी और वुजिन ने खुद को फिर से सोचते हुए पाया कि क्या गर्ल बस झूठ बोल रही है। उसका रबर बैंड गिर गया जब उसने अपने बाल फिक्स करने की कोशिश की और गर्ल ने इंटरनली साइड की ये बस उसका लकी डे नहीं था। वो इसे लेने के लिए रीच आउट हुई और सरप्राइज्ड हो गई जब उसने अपना हाथ टेबल के एज पर रखा ताकि वो अपना हेड हिट ना करे। बेशक रिच गर्ल इससे समहाउ ऑब्लिवियस थी और समझ नहीं पाई कि वो क्या कर रहा है। वो कूल था हालांकि, क्योंकि उसने उसे इसे एक्सप्लेन किया। उसने उसे सस्पिशियसली आई किया और वो ब्लैंकली वापस देख रहा था। उसका जरूर एक रफ डे रहा होगा आखिरकार।
और गर्ल ने प्रोटेस्ट किया कहते हुए कि वो एक्ट कर रहा है जैसे वो सब कुछ जानता है। खैर, वो सब कुछ नहीं जानता था, लेकिन वो जिन लोगों को रीड करने में काफी अच्छा था। उसका फेस थोड़ा टायर्ड लग रहा था। ह्येरिम ने हफ की लड़के को बताते हुए कि उसे अपनी खुद की वरी करनी चाहिए। उसका फेस इतना पेल था कि वो प्रैक्टिकली सी थ्रू था। फिर उसने उसे बताया कि सूप को ट्राई करे इससे पहले कि वो कोल्ड हो जाए। वो पेल था क्योंकि उसे 12 साल तक इंप्रिजन किया गया था, लेकिन उसे वो मेंशन करने की नीड फील नहीं हुई। इंस्टेड उसने सूप का एक एसाइप लिया और इमीडिएटली वंडर से हिट हो गया। कुछ ऐसा जो हमेशा यंग जीनियस को वाव करेगा। वो डेफिनेटली खाने की रिच चॉइस थी। कोई मैटर नहीं कि वो कितनी बार खाता है, नया खाना ट्राई करना कभी ओल्ड नहीं होगा। सीईओ की डॉटर ने प्राइड के साथ बीम किया पूछते हुए कि क्या सूप अच्छा टेस्ट करता है और क्या सूप डेफिनेटली टॉप बुसन रेस्टोरेंट के साथ पार पर है। लेडी बहुत बेट लेने वाली एक फिश की तरह थी। उसने उसे अपने ट्रैप में एफर्टलेसली पकड़ लिया। अगर उसने वहां से बैक ट्रैक किया, दूसरे पर्सन के वर्ड्स को रिपीट करना रपोर्ट बिल्ड करने में हेल्प करेगा। तो उसने रेस्टोरेंट के बारे में पूछा और वो किसके साथ गई थी। लेडी ने बीम किया कि वो किम यीना नाम की एक ओल्ड फ्रेंड के साथ गई थी। नेचुरली उसने उसके बारे में कभी सुना नहीं था। गर्ल ने प्रोटेस्ट किया कि एक्ट्रेस यीना बहुत पॉपुलर है और मेन कैरेक्टर अपने अप्रोच के साथ गया उसके वर्ड्स रिपीट करने का, बस कहते हुए कि उसने उसके बारे में कभी नहीं सुना। इसने सीईओ की डॉटर को अनॉयड किया, जिसने फिर पूछा कि क्या वो मूवीज या यूट्यूब भी देखता है। ये रिग्रेशन थेरेपी थी, पास्ट मेमोरीज को क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइव करना, हैप्पी इमोशंस इवोक करने के लिए। तो उसने कहा कि ओशन देखना नाइस रहा होगा। गर्ल ने बीम किया और उसने ऐड किया कि उसने ग्वांगजू ब्रिज के ऊपर बर्स्ट होने वाले फायरवर्क्स को भी लव किया। ये प्योर आर्ट की एक पेंटिंग की तरह था। उसका बॉडी और ब्रेन पास्ट के बारे में रिमिनिस करते हुए फिर डोपामीन और नोरेपिनेफ्रिन से फ्लडेड हो गए। उस मोमेंट में ऐसा फील हुआ जैसे वो एक मूवी में है। ह्यूमन ब्रेन रियलिटी और इमेजिनेशन में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। जैसे बस एक लेमन के बारे में सोचना एक पर्सन के माउथ में पानी ला देगा। वो स्टेट थी जिसमें सीईओ की डॉटर करंटली थी। वो उस वंडरफुल मोमेंट में लॉस्ट थी जब उसने फायरवर्क्स देखे थे। हालांकि वो उसके साथ बैठी थी। वो बोली जैसे वो एक यॉट पर फायरवर्क्स देख रही है। बस उसकी मेमोरीज को लीड करके और सुनकर वो उसकी जॉय का सोर्स बन सकता था। इस स्टेट में वो उससे हार्ट शेप्ड फायरवर्क्स के बारे में भी पूछ सकता था और वो ग्लीफुली उसके बारे में हंसेगी। उसने इंटेंटली सुना और उसने इंसिस्ट किया कि वो हिलेरियस था। उसने मेमोरी को और पुश किया, हालांकि गेस करते हुए कि वो लिटरली एक हार्ट शेप्ड फायरवर्क था। उनकी मेन डिश प्रिपेयर्ड और रेडी थी। खाने की ये कितनी सॉरी प्लेट थी, लेकिन मेन कैरेक्टर ने इस हाई क्वालिटी खाने को इतना एंजॉय करने का एक शो बनाया। फिर उसने पूछा कि क्या उसने कहीं ट्रैवल किया है और उसने एडमिट किया कि उसने कभी ट्रैवल में एंगेज नहीं किया। लास्ट कोर्स मैंगो सॉर्बेट था और उसने इंसिस्ट किया कि उसे डेफिनेटली जाना चाहिए। लास्ट ईयर वो होलबॉक्स नाम के एक आइलैंड पर गए। लड़के ने उससे और नॉस्टैल्जिया ट्रिगर करने के लिए रैंडम वर्ड्स मेंशन करना कंटिन्यू किया, जैसे मेक्सिको युकाटान पेनिनसुला पर क्विंटाना रू का स्टेट। उसने स्माइल की और उस स्टेट के बीचेस की प्रेज की और कहा कि नाइट स्काई स्टार्स से पैक्ड थी। ये ऑलमोस्ट एक ऑरोरा की तरह था। उसने ब्यूटीफुल शिमरिंग वेव्स को भी रिकॉल किया। सडनली उसकी आंखें वाइड हो गईं जब उसने लड़के को अपने पैरों पर खड़ा होते हुए नोटिस किया, कहते हुए कि उसे स्टडी करने की जरूरत है। गर्ल सरप्राइज थी कि उसे ऑल ऑफ अ सडन जाने की जरूरत है, जब वो बस फन कर रहे थे। फिर उसने पूछा कि क्या वो कुछ शेडी स्टफ कर रहा है। ऑब्वियसली वो एडमिट नहीं करेगा, भले ही वो शेडी स्टफ कर रहा हो। किसी भी रेट पर उसे जीईडी के लिए स्टडी करनी थी। तो उसने उसे फेयरवेल बिड किया और अपने रास्ते चला गया। उसकी शगरिन को उसने उसे वेट करने के लिए कहा और उसने वेट किया उसके सरप्राइज को। हायरम बिलीव नहीं कर पाई कि वो इस तरह जाना चाहता है और उसने यहां तक उससे उसका नंबर भी मांगा। वो होलबॉक्स आइलैंड पर जैसे वो गई थी वैसे भी नहीं गया था और जब वो इवेंचुअली ट्रैवल करेगा तो उसका नॉलेज हेल्पफुल होगा। वो होटल्स और स्टफ के बारे में सब जानती थी और वो सभी बेस्ट रेस्टोरेंट्स भी जानती थी। लेडी उन हार्मोन्स की एडिक्टेड थी जो उसकी जॉय लाते थे और उसने उन हार्मोन्स को उसके साथ अपने एक्सपीरियंस से रिलेट किया। इस प्रकार वो उसे खोने के लिए डेस्परेट थी। गर्ल को शायद अटैचमेंट इश्यूज हैं और स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स की लैक है। अगर उसने इसे प्रॉपरली यूज किया तो फिर सब कुछ जो वो जानती थी आसानी से उसका बन सकता है। उसने अपना फोन उसकी तरफ स्ट्रेच किया। उसे अपना नंबर पूछने के लिए मैनिपुलेट करने के बाद दूसरे वे अराउंड की बजाय हायरम सरप्राइज्ड थी कि उसके पास फोन पासवर्ड भी नहीं है। वो डेंजरस था। आखिरकार उसने उसे मील के लिए थैंक यू कहा और फिर वो बाहर गया। हायरम ने उसे ऑव में जाते हुए देखा, नर्वसली अपने बालों के साथ प्ले करते हुए। उसने फिर उसे बाहर फॉलो किया, सोचते हुए कि उन्हें कम से कम साथ चलना चाहिए
क्योंकि वो साथ आए थे। उसने पूछा कि वो कहाँ रहता है और लड़के ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। इंस्टेड वुजिन एक टसल पर फोकस्ड था जो कुछ डिस्टेंस दूर हो रहा लगता था। ये दो ग्रोन मैन फाइटिंग की तरह लग रहा था और सीईओ की डॉटर ने पूछा कि वो क्या कर रहा है। इमीडिएटली लड़के ने उसकी गेज शील्ड की, उसे बताते हुए कि वो ना देखे। ये एक काफी सीरियस सिचुएशन था और किसी को एक एले में बस स्टैब किया गया था। गर्ल ने पैनिक किया, बेशक हॉरिफाइड होकर, ये सुनकर कि पास में नाइफ के साथ कोई आर्म्ड था, कोई जो उस डेंजरस टूल के साथ क्राइम्स कमिट करने के लिए विलिंग था। नाइफ वाला विलन एक रन में टेक ऑफ हो गया। एक बार जब उसे रियलाइज हुआ कि उसे स्पॉट किया गया है और लड़के ने उसे देखा अटैकर के बारे में सब कुछ जो वो जानता था उसकी डिटेल्स लेते हुए, फिर लड़का हेड रेस किया अबैंडन विक्टिम के लिए सीधे जाते हुए। एक नॉर्मल लाइफ जीना ही बस वुजिन चाहता था। उसने अपना हाथ वूंड पर हार्ड प्रेस किया, क्विक फर्स्ट एड एडमिनिस्टर करते हुए ब्लड के लॉस को स्टॉप करने के लिए उसने विक्टिम को थोड़ी देर और होल्ड ऑन करने के लिए कहा जबकि वो अथॉरिटीज को कॉल करता है। किसी को स्टैब किया गया है, उसने पुलिस को भी आने के लिए कहा और रेस्टोरेंट का लोकेशन सेंड किया। आदमी की पल्स रैपिडली इंक्रीज हो रही थी, जिसका मतलब था कि सेरिबेलम ब्लड लॉस की वजह से हार्ट रेट इंक्रीज करने के लिए काम कर रहा था। लड़के ने पूछा कि आदमी का ब्लड टाइप क्या है। इंटरनल ब्लीडिंग काफी सीवियर था। विक्टिम ने मंबल किया कि उसका टाइप बी है और लड़के ने फोन पर वो नैरेट किया। एब्डोमेन में एक स्टैब वुंड, सीवियर हीमोपेरिटोनियम था, जिसका मतलब इंटरनल एब्डोमिनल ब्लीडिंग था और आदमी को एक अर्जेंट ट्रांसफ्यूजन चाहिए। फोन पर लोगों ने रिपीट के लिए कहा और मेन कैरेक्टर पॉज हुआ। लेमैन्स टर्म्स यूज करते हुए उसने एक्सप्लेन किया कि विक्टिम ने बहुत सारा ब्लड लूज किया है और उन्हें ट्रांसपोर्ट किए जाते वक्त ट्रांसफ्यूजन चाहिए। उसका ब्लड टाइप बी है और उसे एब्डोमेन में स्टैब किया गया है। उन्हें इमीडिएट एड चाहिए। उन्होंने उसे फर्स्ट एड बताने की कोशिश की, लेकिन वो ऑलरेडी वो कर रहा था और उसे वहां क्विकली पहुंचने के लिए हेल्प चाहिए। फोन पर लोगों ने उसे अश्योर किया कि वो ब्लड प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर से वुजिन ने अपनी एक नॉर्मल लाइफ जीने की डिजायर के बारे में सोचा। जैसे आदमी का ब्लड उसकी फिंगर्स के चारों तरफ पूल हुआ। सीईओ की डॉटर आगे आ गई थी। भले ही उसने उसे दूर रहने के लिए कहा था, वो हॉरर में उसके सामने विक्टिम को देख रही थी। उसके हाथ ट्रेंबल कर रहे थे, जैसे वो बहुत ग्रूसम सीन देख रही थी। लड़के के पास उसे कंफर्ट करने का टाइम नहीं था, क्योंकि वो आदमी की लाइफ सेव करने की कोशिश कर रहा था। वो मदद नहीं कर सकता था, लेकिन सोचता था कि एक नॉर्मल लाइफ जीना इंडीड बहुत हार्ड था। खुशकिस्मती से पुलिस को वहां पहुंचने में बहुत लंबा समय नहीं लगा और सायरन वेल्स पूरे नेबरहुड में सुनी जा सकती थी। एम्बुलेंस वहां थी और पुलिस वहां थी। ये अस्यूम करना फेयर था कि विक्टिम का केयर किया जा रहा था, तो हमारे डूड ने केयरफुली अपने ब्लड स्टेन्ड हैंड्स वाइप किए। फिर एक ऑफिसर उससे कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए आया। वुजिन के पास ऑलरेडी सभी आंसर्स रेडी थे। उसने फायर ऑफ किया कि सस्पेक्ट के शॉर्ट हेयर थे और एक ग्रे कैप पहनी हुई थी। आदमी ने एक ब्लैक कॉलर टी शर्ट पहनी थी, उसने जीन्स पहनी थी और उसका वेट लगभग 80 kg था। वो लगभग 180 सेमिसियम डॉलर्स था और वो आदमी के शूज पर कुछ इन्फो ड्रॉप करने वाला था जब पुलिस ऑफिसर ने उसे स्लो डाउन करने के लिए कहा। ऑफिसर ने अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन की और लड़के से टॉप से उस डिस्क्रिप्शन को बस कवर करने के लिए कहा। तो लड़के ने जैसे जरूरत थी वैसे किया और सीईओ की डॉटर ने डिस्टेंस से देखा। क्लियरली उस सबसे रैटल्ड होकर जो उसने अभी तक देखा था, ये उसके लिए कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस करने का फर्स्ट टाइम होगा। नेचुरली ज्यादातर लोग वायलेंट क्राइम्स में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन हमारा डूड हेल में रेज हुआ था, तो वो इसका काइंड ऑफ यूज था। गर्ल काफी फ्राइटेंड थी बस नाइफ वाले आदमी को देखकर, और ऐसा लग रहा था कि नाइटमेयर उसे थोड़ी देर के लिए हॉन्ट करने जा रहा था। उसके लिए उसकी अभी स्टेट ऑफ माइंड भी मैनिपुलेशन का अपना गेम कंटिन्यू करने के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट था। वुजिन एक मदर की तरह उसकी तरफ स्ट्राइड किया, जो एक बेबी के पास जा रही है, जो अपने फर्स्ट स्टेप्स ले रही है। एक शॉकिंग सिचुएशन का सामना करने पर यह नॉर्मल था कि एक पर्सन स्टंबल या फॉल करे, क्योंकि वो अनश्योर थे कि क्या करना है। यूजुअली एक बेबी जो गिरता है उसे नर्सेज और दूसरे केयर टेकर्स द्वारा नर्स किया जाता था, उन्हें फिर से ट्राई करने के लिए, इनकरेज करने के लिए। एक पेरेंट की तरह वो ली हायरिम को इमीडिएटली कंफर्ट कर सकता था और उसका खुद में कॉन्फिडेंस रिस्टोर कर सकता था। राइट नाउ इस मोमेंट कोई और नहीं था जो उसकी जगह ले सके। उसने नोटिस किया कि लेडी काफी शॉक्ड थी, लेकिन ये ओके था। अब ये मोमेंट उस पर एक स्ट्रांग इंप्रेशन छोड़ देगा जो उसे और उसके बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। जेंटली उसने अपना हाथ उसके शोल्डर पर रखा, उसे सूद करते हुए और उसे बताते हुए कि विक्टिम ठीक है और सीरियसली इंजर्ड नहीं लगता। ये एक मदर की तरह था अपने बेबी को कंफर्ट करते हुए। कल्प्रिट ने उनके फेसेस भी नहीं देखे थे, तो वो शायद कॉट हो जाएंगे, और चारों तरफ बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास थे। गर्ल इन वर्ड से रियश्योर्ड थी। बाद में इवनिंग में एक अच्छे और बड़े घर के अंदर और उससे डीपर अंदर
जो एक अच्छे और बड़े रूम तक लीड करता था, कोई शावर ले रहा था। बेशक ये हायरिम थी और उसने शावर की वार्मथ के नीचे दिन के स्ट्रेस का वेट धो दिया। रिच गर्ल अभी भी विविडली याद कर सकती थी कि कैसे वूजिन ने रश किया था और चार्ज लिया था जब उस आदमी को हर्ट हुआ था। उसने उसे प्रोटेक्ट किया था और फिर उसे रियश्योर किया था कि उसके बाद सब कुछ ओके होने वाला है। लेडी ने शावर के नीचे स्माइल की। उसका माइंड उस लड़के की मेमोरीज से भरा हुआ था, बिल्कुल जैसे उसने चाहा था। बाद में उसने शावर ऑफ किया और बाहर स्टेप की, अपने बाल ड्राई टो करते हुए, जैसे वो बेड के लिए रेडी हो रही थी। उसके स्लीपर्स ने अपने रूम में लग्जूरियस रग्स पर स्टेप किया और वो अपनी वैनिटी टेबल के सामने बैठ गई, अपने फेस और बाल बेड के लिए प्रिपेयर करने के लिए। लेडी ने फिर अपने फोन को ग्लांस किया और रिकॉल किया कि उसने फैक्ट में कभी पूछने का चांस नहीं मिला। इस बीच वूजिन की नेबरहुड के साइड पर वापस उसके बेडरूम की विंडो ने दिखाया कि लाइट्स ऑफ थीं। मेन कैरेक्टर बेड में था और हमेशा की तरह अपने फेवरेट यूट्यूब वीडियो देख रहा था। वो अभी भी उस स्ट्रेंज किडनैप्ड गर्ल में काफी इन्वेस्टेड था। उसने इंसिस्ट किया कि जो खाना उसने बनाया वो सीरियसली डिलिशियस था, इसे काफी बार कहते हुए कि ये ऑलमोस्ट कंसर्निंग था। वुजिन ने वीडियो में खाने को एडमायर किया, खुद से प्रॉमिस करते हुए कि वो डेफिनेटली किसी दिन उस खाने को ट्राई करेगा। फिर उसे हायरिम से एक मैसेज मिला पूछते हुए कि क्या वो सेफली घर पहुंच गया है। लड़के ने एक मोमेंट के लिए फोन को देखा और फिर अपना रिस्पॉन्स टाइप किया। उसने उसे अपना रिस्पॉन्स सेंड किया कहते हुए कि वो टोटली ठीक है। वो सरप्राइज थी कि वो इतने शॉर्ट वे में रिप्लाई कर रहा है। फिर उसने कॉन्वर्सेशन शॉर्टकट किया कहते हुए कि वो कुछ स्लीप लेने जा रहा है और उसने उसे गुड नाइट विश किया। फिर फूडी ने अपना अटेंशन यूट्यूब पर और डिलीशियस खाने की तरफ टर्न किया, रिच गर्ल को पूरी तरह से इग्नोर करने के लिए चूज करते हुए। गर्ल ने बेशक एक और मैसेज छोड़ा कंप्लेन करते हुए कि वो मुश्किल से खाना डन थी और ये बस इवनिंग के 10 बजे थे। उसके लिए ये एक यंग बॉय के सोने के लिए बहुत अर्ली लगता था। उसने उसे इग्नोर किया और अपना अटेंशन वापस उन वंडरफुल वीडियोस की तरफ टर्न किया जो वो देख रहा था। अगले दिन सूरज ने ब्रिलियंट फ्लफी क्लाउड्स के साथ ब्लू आसमान को लाइट किया और हैप्पी शिन फैमिली हमेशा की तरह ब्रेकफास्ट कर रही थी। लड़का हमेशा अपनी मदर की कुकिंग लव करता था और उसकी मदर एब्सोल्युटली थ्रिल्ड थी कि उसका बेबी बहुत खाता है। ये उनके हाउसहोल्ड में एक और नॉर्मल दिन था और लड़के ने अपनी स्टडी बुक्स उठाई ताकि वो पढ़ता रहे। लड़का राइटिंग और जितनी फास्ट हो सके सभी तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करने में बिजी हो गया। उसे अपना फोन पास रखना था क्योंकि ये एवरीडे लाइफ में फॉलो करने के लिए एक गोल्डन रूल था। श्योर इनफ उसे मैसेज मिलने में लंबा समय नहीं लगा और ये हेरिम से था। वो हेलो कहना चाहती थी। मैसेजेस इग्नोर करना भी उसकी डेली लाइफ का एक पार्ट था और वुजिन ने फर्मली अपना अटेंशन वापस अपने स्कूल वर्क की तरफ टर्न किया। किसी को वंडर करना था कि उसने उसे अपनी तरह बनाया भी क्यों। अगर वो उसे इतना पसंद नहीं करता था। उसने अपनी बेडरूम विंडो के बाहर कुछ मूवमेंट नोटिस की और ये एक बर्ड था, बस एक वायर पर गा रहा था। एक नॉर्मल, पीसफुल और ऑर्डिनरी दिन, बिल्कुल जैसा उसे पसंद था। क्योंकि एक नॉर्मल लाइफ जीना डिफिकल्ट था, उसे इस पर बहुत हार्ड काम करना था। लड़के को एक फोन कॉल आई तो उसे एक मोमेंट के लिए अपनी स्टडिंग स्टॉप करनी पड़ी फोन पिक करने के लिए। उसकी सरप्राइज में उसे एक्सएक्स कैपिटल से मैनेजर किम से एक मैसेज मिला। आदमी बिजनेस या मनी फंड लोन्स के संबंध में कॉल कर रहा था। लड़का पॉज हुआ जब उसे ये कॉल आई। वो एक्साइटमेंट में खड़ा हो गया सोचते हुए कि शायद उसने कुछ जीत लिया है, लेकिन ये बहुत क्लियर था कि एक स्कैम कॉल था। वुजिन इतना स्मार्ट था लेकिन कभी कभी वो इस तरह की चीज से ओब्लिवियस था। खुशकिस्मती से उसे एक जनरल आइडिया था कि ये एक फिशिंग स्कैम था। उसने एक सीरियस फेस रखा जबकि लाइन पर आदमी ने उसे बताया कि उसके पास लगभग 100 बिलियन है। लड़का ऑ में गास्प हुआ और फिर उसने हैंग अप किया क्योंकि वो इस तरह के स्कैम्स को हैंडल करने का प्रॉपर वे था। उसे इमीडिएटली बाद में एक कॉल आई और वो इसे एक सिस्टम एरर प्रिटेंड करने वाला था। जब उसे रियलाइज हुआ कि ये पुलिस से एक कॉल थी, लड़का इमीडिएटली सीरियस हो गया। जैसे उन्होंने पूछा कि क्या वो शिन वुजिन है और उसने कंफर्म किया कि वो है। कॉलर ने पूछा कि क्या वो ओके है और उसने उन्हें अश्योर किया कि वो ठीक है। फिर उसे एक विटनेस के रूप में एक ब्रीफ स्टेटमेंट के लिए स्टेशन आने के लिए कॉल किया गया। तो लड़के ने अपना डोर क्लोज किया और अपना घर छोड़ने के लिए प्रिपेयर किया। वो वैसे भी घर पर अकेला बचा था तो घर छोड़ना काफी ईजी था। वुजिन स्लिप आउट हुआ, डोर क्लोज किया और एक और पीक के लिए इसे फिर से खोला क्योंकि वो थोड़ा सस्पिशियस था। उसने अपने नॉर्मल घर के नॉर्मल हाउस की हॉलवे को देखा मम्बलिंग करते हुए कि वो वापस आएगा। फिर उसने डोर क्लोज किया। ये बार उस लास्ट टाइम की तरह नहीं होगा जब उसे एब्डक्ट किया गया था और हॉरिबल लोगों द्वारा टॉर्चर किया गया था। इस बार श्योर के लिए वो वापस आएगा। वो हर दिन अपने हैप्पी और शाइनिंग हाउस होल्ड में वापस आएगा, डिनर के लिए लेट हुए बिना। एक बहुत रियश्योरिंग थॉट के साथ वुजिन ने अपना घर छोड़ा और रिक्वायर्ड के रूप में स्टेशन की तरफ अपना रास्ता बनाया। आसमान पुलिस स्टेशन के ऊपर डार्क और क्लाउडी लग रहा था। यूजुअल ब्राइट और सनी डेज से अलग हॉलवेज भी सिचुएशन की इंटेंसिटी की वजह से काफी डार्क लग रहे थे, जैसा पहले मेंशन किया गया था। यह हैट की वजह से था कि उसने इसे स्नैच किया था और वो बस अपने गट फीलिंग के साथ गया
तो पुलिस उस इमेज को एडजस्ट करते रहे जो उन्होंने ड्रॉ की थी, पूछते हुए कि क्या ये अब उस सस्पेक्ट की तरह ज्यादा लग रही थी जिसे उसने देखा था। लड़के ने नोटिस किया कि उन्होंने किसी को अरेस्ट किया था जो सस्पेक्ट लगता था। उन्होंने लड़के से पूछा कि क्या वो आदमी की वॉइस सुनना चाहता है, तो उन्होंने इंटरोगेशन रूम से ऑडियो को सीप इन होने दिया। आदमी प्रोटेस्ट कर रहा था और इंसिस्ट कर रहा था कि वो इनोसेंट है। बेशक ये वुजिन को अकर्ड हुआ कि ऐसा लग रहा था कि पुलिस बस रैंडमली लोगों को ग्रैब करने के बारे में गई, अगर उन्हें लगा कि वो एक सस्पेक्ट डिस्क्रिप्शन फिट करते हैं। बेचारे आदमी ने इंसिस्ट किया कि वो नहीं है जिसने क्राइम कमिट किया, लेकिन वुजिन लाइज और फॉल्स डिनाइल्स पास्ट देख सकता था। उसने अपनी गेज उसके सामने वाले आदमी पर फोकस की, आदमी के फेस को अपनी आंखों में रजिस्टर करते हुए और उस आदमी से नेसेसरी कंपैरिजंस बनाते हुए जिसे उसने पहले देखा था। सस्पेक्ट ने इंसिस्ट किया कि उसने विक्टिम से पहले कभी नहीं मिला था, तो उसके पास एक रैंडम ऑफिस वर्कर को हर्ट करने की कोई रीजन नहीं थी। जैसे आदमी बोला, वुजिन ने उसके हर पार्ट को क्लोजली स्टडी किया, उसके फेशियल मेजरमेंट से लेकर उसकी नर्वस हैबिट्स तक। वो बता सकता था कि आदमी झूठ बोल रहा लगता था, और आदमी वेरी ऑब्वियसली एक टेरेबल लायर भी था। वो उसके लिए काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग था। लड़का अपने एनालिसिस में पॉज हुआ और पुलिस उसके वर्डिक्ट के लिए वेट की। वो जानना चाहते थे कि वो क्या सोचता है आदमी को अटैक में इन्वॉल्व होने से डिनाई करने के बाद सुनकर। खैर, वुजिन एक मोमेंट के लिए साइलेंट खड़ा रहा और फिर उसने कहा कि आदमी डेफिनेटली झूठ बोल रहा है। वुजिन ने सस्पेक्ट को स्टडी किया, जैसे आदमी लाउडली कंप्लेन कर रहा था और अपनी सारी माइट के साथ क्राइम डिनाई कर रहा था। वो अपने सिंस का एक काफी डेडिकेटेड डिनायर था, वीहमेंटली इंसिस्ट करते हुए कि उसने क्राइम कमिट नहीं किया। पुलिस ऑफिसर ने यूथ के एक्सप्रेशन को स्टडी किया, गेस करने की कोशिश करते हुए कि वो इस सब के बारे में क्या सोच रहा है। उसकी सभी डिनायल सुनने के बाद पुलिस ने फिर लड़के से पूछा कि वो इस सब के बारे में क्या सोचता है। यूथ एक मोमेंट के लिए क्वाइट था, जैसे उसने अपने थ्योरीज और आइडियाज अपने हेड में साथ पुट किए। फिर उसने आखिरकार बोला और कहा कि आदमी ऑलमोस्ट डेफिनेटली झूठ बोल रहा है। आदमी ने डेफिनेटली सस्पिशियसली एक्ट किया और वो पुलिस को सबसे ज्यादा कल्प्रिट की तरह लगता था। सस्पेक्ट ने इंसिस्ट किया कि वो बस नेबरहुड के चारों तरफ एक वॉक ले रहा था, लेकिन जैसे वो बोला, वुजिन ने नोटिस किया कि आदमी अपनी नोज टच करता रहा। जब कोई झूठ बोलता है, कैटेकोलामिन्स सिक्रीट होते हैं नोज और आंखों के चारों तरफ, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करते हुए, जो कभी कभी उन्हें इच्ची बना देता है। झूठ बोलने का एक और साइन भी सपोजिटली अपने लिप्स बाइट करना और फ्रीक्वेंटली फेस टच करना था। ये किसी ऐसे की सबकॉन्शियस एक्शंस थीं जो अपना झूठ वापस लेना चाहता है। जब लोग डेंजर में होते हैं, 3 एक्शंस हमेशा इमर्ज होंगे, उनका फ्रीज, उनका फ्लाइट या उनका फाइट। आदमी के लेग्स क्रॉस थे, प्रूव करते हुए कि उसने फ्रीज चूज किया था। भले ही वो कल्प्रिट नहीं था, स्ट्रेस ने शायद उसे फ्रीज बना दिया था, लेकिन वो उसके बिहेवियर को स्टैटिस्टिकली भी एनालाइज कर सकते थे। ये आदमी जो सपोजिटली अटैकर नहीं था, उसकी बॉडी लैंग्वेज स्टोरी बता रही थी कि वो एक्सपोज्ड होने से अफ्रेड था। वुजिन ने आदमी के एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूछा। पुलिस क्वेश्चन से सरप्राइज लगी, लेकिन उन्होंने कन्फेस किया कि आदमी के पास एक मास्टर्स डिग्री थी। कोई जितना ज्यादा एजुकेटेड होता है, उतना ज्यादा वो लॉजिकल एविडेंस वैल्यू करते हैं। अगर आदमी गिल्टी था तो वो डीएनए एविडेंस या इवन आई विटनेसेस के बारे में थोड़ा ज्यादा वरी करेगा। फिर वुजिन ने पूछा कि क्या डिटेक्टिव ने किसी विटनेसेस मेंशन किया, और उन्होंने एडमिट किया कि ये सामने नहीं आया। अगर उन्होंने कहा कि एक विटनेस था तो आदमी पॉसिबली कन्फेस कर सकता है। वो गाय जो करंटली अपने इंटरोगेटर पर येल कर रहा था, बहुत लाइकली कल्प्रिट था। वुजिन इसे अपनी हड्डियों में फील कर सकता था। फिर उसने पुलिस से पूछा कि क्या वो अब घर जा सकता है। उन्होंने इंडीड कहा कि वो जा सकता है, लेकिन फिर पूछा कि क्या लड़का श्योर है कि आदमी गिल्टी है। वुजिन ने ये केस होने की कंफर्म की और फिर पुलिस को टेक केयर करने के लिए कहा। उसे किसी की भी जरूरत नहीं थी जो उसे बाहर वॉक करे। वो अपने खुद से घर बस ठीक से बना सकता था। कोई एविडेंस नहीं था और आदमी ने इंसिस्ट किया कि किसी ने उसका फेस भी नहीं देखा। खैर, उस स्टेटमेंट के साथ डिटेक्टिव जो वुजिन के साथ था, आखिरकार इंटरोगेशन रूम में स्टेप किया। ये एक और थ्योरी टेस्ट करने का टाइम था। उसने फिर सस्पेक्ट को इन्फॉर्म किया कि एक विटनेस फैक्ट में आगे आया था और उन्होंने क्राइम सीन पर अटैकर को देखा था। आदमी एब्सोल्युटली शॉक्ड था कि एक विटनेस अपीयर होगा। उसकी आंखें डिस्मे और फियर में वाइड होकर आदमी ने क्राई आउट किया, अपना फेस अपने हाथों में रखते हुए, और डिटेक्टिव ने उससे आखिरकार अपने क्राइम्स एडमिट करने के लिए कहा। यह हर्ट करता था, लेकिन सस्पेक्ट अपने झूठ के साथ और लॉन्गर कैरी ऑन नहीं कर सकता था। शेकिली आदमी ने कन्फेस किया कि यह एक इंपल्सिव एक्शन था। उसका किसी को किल करने का इंटेंट नहीं था, वो बस एक फाइट में पड़ गए थे। कन्फेशन पुलिस स्टेशन के अंदर चलता रहा। बाहर पुलिस कार के टायर के पास एक छोटा पडल बाहर बन गया था और ग्रास की ब्लेड्स ग्रीन और वंडरस थीं। लड़का बाहर खड़ा था, ऊपर आसमान को देखते हुए। सक्सेसफुली येट एक और डिफिकल्ट केस सॉल्व करने के बाद लड़का एक मोमेंट के लिए टर्न हुआ। अपने पीछे वाली बिल्डिंग को वापस ग्लांस करते हुए वो सोच रहा था कि पुलिस स्टेशन में जजंगम्योन का टेस्ट कैसा होता है। बाहर जाते वक्त उसने कुछ स्टाफ को खाते हुए देखा था। कोई मैटर नहीं कि वो किस चीज से डील कर रहा है,
वुजिन हमेशा खाना लव करेगा। वो सोच रहा था कि क्या वो खाना अमेजिंग और सुपर डिलिशियस था, किसी दिन उसे डेफिनेटली इसे ट्राई करना होगा। उसके पास अब येट एक और चीज उसकी बकेट लिस्ट पर थी और वो आगे मार्च किया अपना रास्ता घर बनाने के लिए। सडनली उसे एक फ्रेंड से एक मैसेज मिला। उसे ग्रीट करते हुए उसे रिकॉल हुआ कि हियरिम ने उसे टेक्स्ट किया था, तो उसने आखिरकार उसे वापस टेक्स्ट किया। वुजिन ने उसे इन्फॉर्म किया कि कल्प्रिट कॉट हो गया था, तो वो आखिरकार अब रिलैक्स कर सकती है। गर्ल इस मैसेज से क्वाइट सरप्राइज थी। उसके क्लासमेट्स ने पूछा कि उसने अपने बाल कहाँ किए थे, क्योंकि ये अमेजिंग लग रहे थे, और उसने अपना बैग बदला था। वो जानना चाहते थे कि नए बैग की कितनी कॉस्ट थी। ये वही सुपरफिशियल और बोरिंग कॉन्वर्सेशंस थी ओवर और ओवर अगेन। हायरिम को लगा कि वो अपने लिप बाम के शेड के बारे में ज्यादा केयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो अब वुजिन के साथ टेक्स्ट कर रही थी। उसने पूछा कि आदमी कब कॉट हुआ था और क्यों ऑन अर्थ मेन कैरेक्टर बस अभी उसके मैसेज को रिप्लाई कर रहा है। गर्ल एजेस के लिए रीड पर छोड़े जाने को लेकर काफी सवर लग रही थी। वुजिन ने फिर शेमलेसली रिप्लाई किया कि वो उसे इग्नोर करने में बिजी था। गर्ल शॉक्ड थी और बिलीव नहीं कर पाई। वो रिप्लाई को हॉरर में देख रही थी और फिर उसने रिस्पॉन्ड किया कि मैसेजेस इग्नोर करना क्वाइट नॉर्मल है। आखिरकार गर्ल स्पीचलेस थी। उसे कोई आइडिया नहीं था कि इसे कैसे रिस्पॉन्ड करे। स्कूल ऑलमोस्ट ओवर था, तो उसने उसे बताया कि सेफली घर पहुंचे, और वो वंडर कर रही थी कि उसे ये भी कैसे पता था जब वो स्कूल नहीं जाता था। फिर भी उसने पूछा कि वो क्या कर रहा है, और मेन कैरेक्टर ने ब्रूनेट को इन्फॉर्म किया कि वो एक चैलेंज लेने वाला है। अब इसने उसे इंटरेस्ट किया और उसने उसे बताया कि वो शायद उसके सपोर्ट के साथ सक्सीड कर जाए। नेचुरली इसने हायरिम को काफी इंट्रीग किया कि वो रेस्टोरेंट पे शो अप हुई, जहां वो थोड़ा डिसग्रंटल था और पूछ रहा था कि क्या उसे रियली ये करना था। वुजिन के लिए लाइफ चैलेंजेस की एक सीरीज थी, और अगर कोई अपॉर्चुनिटी थी तो किसी को हमेशा इसे लेना था। लड़का एक ईटिंग चैलेंज में घुस गया था। उसके पास प्लेट पर वो सब कुछ फिनिश करने के लिए 20 मिनट्स थे। अगर वो फेल हुआ या थ्रू अप तो फिर वो लूज करेगा। फेलियर पेनल्टी प्रिटी हाई था और वो बस फेलियर कॉस्ट उस पर डंप करने के लिए विलिंग थी। फिर भी वुजिन डिस्करेज नहीं था और उसने अपनी चॉपस्टिक्स को अपनी प्लेट पर खाने के ऊपर हाई होल्ड किया, डाइव करने के लिए रेडी होते हुए। पोर्शन साइज की कोई लिमिट नहीं थी, ये इंक्रीज होती रही। की फैक्टर बेशक लेप्टिन हार्मोन था। वो बहुत स्पेशल हार्मोन ईटिंग के वक्त सिक्रीट होता था, ब्रेन को फुलनेस के सिग्नल सेंड करते हुए। अर्थ को इन्वेड करने वाले एलियंस की एक रश की तरह गेम बीट करने के लिए उसे फिनिश करना था। इससे पहले कि लेप्टिन उसे बताए कि उसका ब्रेन फुल है, टाइमर रेडी था स्टार्ट करने के लिए जब भी लड़का रेडी था, और जीनियस ने इंस्टेंटली डिक्लेयर किया कि वो रेडी है। टाइमर पुश हुआ और गेम शुरू हुआ। वुजिन ने अपने सामने वाली प्लेट में डाइजी किया, अपनी चॉपस्टिक्स को जूसी खाने के अंदर डीप स्टिक करते हुए, नूडल्स स्कूप करते हुए और सब बाहर करते हुए, उन्हें अपने माउथ में शर्व करते हुए जैसे वो एक ब्लैक होल है। गर्ल ने उसके सडन व्हर्लविंड ईटिंग पर शॉक में स्क्वील की, और वो और टाइमर दोनों ऑ में देख रहे थे जैसे वुजिन ने मीट की सभी स्लाइसेस साथ स्टैक की और उन पर चाउ डाउन किया जैसे कोई कल नहीं है। उसने उसे येल किया कि एक स्लाइस एक टाइम खाए, लेकिन वो अभी भी जा रहा था। उसने नूडल्स स्लर्प किए। एक बार जब वो च्यूएबल बिट्स के साथ डन हो गया तो अपने बोल को टेबल से ग्रैब किया, सूप को एयर में टॉस किया और इसे एक वैक्यूम की तरह स्वॉलो किया। ये टाइमर या हायरिम ने जितना पहले कभी देखा था उससे ज्यादा इंटेंसली खाना था। आदमी ने फिर अपने बोल को इमेंस सेटिस्फैक्शन के साथ टेबल पर स्लैम किया और उसने अपना हाथ स्ट्रेच किया, दोनों प्रेजेंट की सरप्राइज के लिए। ये एक ह्यूज सक्सेस था और लड़का अपनी चेयर में रिलीफ में रिलैक्स हुआ, सोचते हुए कि उसे बोमी को बाद में उसे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि उसने मील को 12 मिनट्स स्पेयर करके फिनिश किया था। वो ये भी वंडर कर रहा था कि क्या टाइमर एक यूट्यूबर या कुछ ऐसा बनने की कोशिश कर रहा था। रिच गर्ल ऑ में थी कि उसने समहाउ इतनी क्विकली उस सारे खाने को खा लिया। लड़के ने कहा कि ये इंडीड नॉर्मल नहीं था, उस सारे खाने को फिनिश करना भी नॉर्मल नहीं था। खैर, प्लेस पर खाना अमेजिंग था और उसने उन्हें मील के लिए थैंक यू कहा। रेस्टोरेंट ने भी आने के लिए उसे थैंक यू कहा और उम्मीद की कि वो एक और टाइम विजिट करेगा। हियरिम बिलीव नहीं कर सकी कि उस सब के बाद वुजिन अभी भी बाहर जाने और डिजर्ट खाने में इंटरेस्टेड था। वुजिन के लिए एक मील के बाद डिजर्ट एक मस्ट था, खासकर जब कोई एक गर्ल के साथ हैंग आउट कर रहा हो। रिच गर्ल ने सोचा कि वो बहुत वियर्ड है और वो चाहती थी कि वो जाने कि उसके एक्शंस बहुत नॉर्मल नहीं थे और वो बस हेजिटेंट फील करने वाला था, लेकिन इसके लिए बहुत लेट था और उसने उसे बताया कि जल्दी करे। वो डिजर्ट के लिए बाहर हेड किए और लड़का स्वीट ट्रीट से इंप्रेस था। इस पॉइंट पर उसने फील किया कि उसे सीरियसली यूट्यूब देखना बंद करना चाहिए। वो इंडीड ज्यादातर खाने पर रिएक्ट कर रहा था जो वो खा रहा था, एक यूट्यूबर की तरह, सीएओ करते हुए कि कैसे केक इंसेनली अच्छा था। खैर, उन्होंने साथ एक छोटा स्नैक किया और फिर उसने अपने कार डोर को ग्रैब किया इसे खोलते हुए और उसे घर ड्रॉप करने की ऑफर दी। लड़के ने इंसिस्ट किया कि यह ठीक था क्योंकि वो थोड़ा वॉक लेना चाहता था ताकि वो डाइजेस्ट कर सके, तो उसने नॉड किया और बाद में देखने के लिए अग्री किया। लड़के ने उसे व्हीकल में स्टेप करते हुए देखा और उसने सोचा कि वो इंडीड काफी वियर्ड और अनयूजुअल था। इसने उसे स्माइल किया
नाइट स्काई नेबरहुड के ऊपर डार्क था और वुजन अपने रूम में वापस था। एक बार फिर यूट्यूब वीडियोस देख रहा था। लड़के का कभी स्टॉप करने का कोई इंटेंशन नहीं था। वो अमेज्ड था और खाने के लुक को लव करता था। सडनली उसे एक कॉल आई और लड़के ने अननोन नंबर को देखा, वंडर करते हुए कि क्या ये येट एक और स्कैम कॉल थी। उसने पिक किया और एक बार फिर उन सब ने उसका नेम कंफर्म करने के लिए कहा। उसने एडमिट किया कि ये वो है और वो वंडर कर रहा था कि क्या ये एक और फिशिंग स्कैम होगी या कोई लोन के लिए पूछ रहा है। ये उसका फ्रेंड था डिटेक्टिव तयंग किम। लड़के ने डिटेक्टिव को रिकग्नाइज किया और कॉल में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया। डिटेक्टिव ने पूछा कि क्या ये बात करने के लिए एक अच्छा टाइम था और वो उस छोटे टिडबिट के बारे में बात करना चाहता था जो लड़के ने यूट्यूब चैनल हाई स्कूल मुकबंग के बारे में छोड़ा था। ये बिल्कुल जैसा उसने कहा था। विक्टिम 20 साल की थी। असेलेंट्स बस एक पर्सन नहीं थे बल्कि एक पूरा ग्रुप था। वो सब एक रनअवे गैंग के थ्रू मिले थे। विक्टिम ने फ्रीक्वेंटली भागने की कोशिश की थी तो उनका फैमिली रेयरली उनके लिए देखता था और उन्हें मिसिंग के रूप में रिपोर्ट नहीं किया था। विक्टिम अब 20 साल की थी, बिल्कुल जैसा वुजन ने गेस किया था। भले ही वो लॉक्ड अप थे और यूट्यूब पर अपीयर्ड हुई, कोई सस्पेक्ट नहीं करेगा या क्वेश्चन नहीं करेगा। इस रनअवे गैंग को ये जरूर पता होगा और क्राइम कमिट किया। लड़के ने बस यूट्यूब पर वीडियोस देखकर किसी की लाइफ सेव की थी और उन्होंने पूछा कि उसे कैसे पता था और क्या उसके पास कुछ स्पेशल तरह की पावर है। लड़का उस सब के बारे में रियली बात करना नहीं चाहता था और इंस्टेड पूछा कि क्या विक्टिम सेफली घर पहुंच गई। वो उसके लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो भी किडनैपिंग का एक विक्टिम था और इसका उसके लिए बहुत मतलब था अगर विक्टिम सेफली घर पहुंचने में एबल थी। डिटेक्टिव ने स्माइल की और अग्री किया कि विक्टिम इंडीड सेफली घर पहुंच गई। वो अब ठीक थी। वुजन की थैंक्स से केस सॉल्व हो गया था और डिटेक्टिव उसे एक मील के लिए बाहर ले जाना चाहता था जब वो फ्री हो। ये एग्जैक्टली उस तरह की चीज थी जो वुजन सुनना चाहता था और अपॉर्चुनिटी बिल्कुल जैसे प्लान किया गया था क्रिएट हो गई। तो लड़के ने पूछा कि क्या एक मील की बजाय कुछ मीट पॉसिबल होगा। कुछ ऐसा था जो वो क्रेव कर रहा था और डिटेक्टिव ने एक लाफ के साथ अग्री किया, पूछते हुए कि लड़का क्या खाना चाहता है। ये टर्न्स आउट हुआ कि वुजन हनवू टॉप नंबर 9 ट्राई करना चाहता था तो लड़के ने कहा कि वो हनवू A++ नंबर 9 सरलॉइन स्पेशल चाहता है। डिटेक्टिव एब्सोल्युटली अस्टाउंडेड था ये ऑर्डर सुनकर और वो वंडर कर रहा था कि क्या लड़का टुकबेगी के लिए पूछ रहा है, जो बेसिकली एक कोरियन बीफ सूप डिश है, मैरिनेटेड बीफ के साथ प्रिपेयर किया गया, जिसे बुलगोगी कहा जाता है, कैरेट्स, मशरूम्स और डैंगम्योन नूडल्स के साथ। लेकिन लड़के ने वो डिनाई किया और एक बार फिर अपनी डिमांड रिपीट की। वो चाहता था कि मील बीफ के साथ टॉप टियर हो। डिटेक्टिव ने इसके बारे में डेफिनेटली पहले कभी नहीं सुना था लेकिन उसने अग्री किया। लड़के ने कुछ इंप्रेसिव किया था तो हानवू कोई बिग डील नहीं था। वो एक मीटिंग टाइम अरेंज करने में बिजी हो गए और उन्होंने उस सैटरडे मीटअप करने के लिए अग्री किया। लड़के ने अग्री किया और कहा कि वो अपना स्केड्यूल ओपन रखेगा। ऐसा नहीं था कि वो वैसे भी बिजी था लेकिन उसके पास वो एक पर्टिकुलर रिच गर्ल थी जो उसका टाइम लेना पसंद करती थी। कोरिया में एक और ब्राइट दिन था और लोग हमेशा की तरह अपने बिजी दिन के बारे में जा रहे थे। एक बार फिर वुजिन अपने घर से बाहर स्टेप किया था। उसके पास येट एक और बहुत स्पेशल अपॉइंटमेंट थी जिसे वो अटेंड करना चाहता था। आज आखिरकार वो दिन था जब वो हनवू A++ नंबर 9 खाने को मिलेगा। वो सारी रात लॉन्ग उस डिलिशियस डेलिकेसी के बारे में ड्रीम देख रहा था। कोई उसके पीछे पॉपअप हुआ उसे बस एक मोमेंट के लिए कॉल करते हुए, क्योंकि वो उसे कुछ पूछना चाहते थे। जीनियस के पास रियली इसके लिए टाइम नहीं था लेकिन उसे पोलाइट होना सिखाया गया था तो उसने उन्हें सुनने के लिए स्लो डाउन किया। स्ट्रेंजर्स ने बीम किया और उसे बताया कि उसके पास बहुत सारा गुड फॉर्चून लगता है। ऐसा लग रहा था कि स्कैमर्स का एक ग्रुप है। पर्सन में शो अप होना उनकी प्रिटी बोल्ड था। एनर्जेटिकली डुओ ने उसे सब कुछ बताया कि कैसे वो उसे पास बाय नहीं कर सकते थे जब वो इतना सारा गुड लक रेडिएट कर रहा था। लड़के ने पूछा कि क्या वो लक, ब्लेसिंग्स या गुड फेट के बारे में बात कर रहे हैं। जब उन्होंने फॉर्चून कहा वो स्कैम को साथ मूव करना चाहते थे तो उन्होंने हर चीज के साथ अग्री किया। अपेरेंटली उन्होंने इन चीजों को स्टडी किया और उन्होंने सोचा कि उसकी एनर्जी बहुत ब्राइट और ब्यूटीफुल है तो वो उसके साथ कुछ अच्छे वर्ड्स शेयर करना चाहते थे। कई तरह की स्टडीज थी और लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग जर्नी था तो वुजिन ने क्यूरियसली उस तरह की स्टडी के बारे में पूछा जो वो करते हैं। ड्यूओ ने कहा कि वो मोस्टली यूनिवर्स के प्रिंसिपल्स पर फोकस करते हैं और अब वो जीनियस बॉय के लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। उसे नहीं पता था कि टॉपिक को साइंस की एक ब्रांच के रूप में डिफाइन किया जा सकता है, बिल्कुल फिजिक्स की तरह। स्कैमर्स थोड़ा टेकन अबैक थे और उन्होंने खुद को करेक्ट करने के लिए रश किया। उन्होंने उसे सेइंग की याद दिलाई कि माउंटेन्स थे और वाटर था। लोग बस नेचर को जैसा था वैसा नहीं देखते थे, वो इसे मीनिंग भी असाइन करते थे। एक माउंटेन वो एक टर्म था जो एक हाईलैंड एरिया डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता था जो ट्रीज से डेंसली पॉपुलेटेड था। वाटर केमिकली H2O के रूप में डिफाइन किया गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड। फिर लड़के ने स्वीटली पूछा कि क्या उसके नॉलेज में कोई एरर है। स्कैमर्स रियलाइज करने लगे थे कि वो इस गाय के साथ वे आउट ऑफ डेप्थ हो रहे थे लेकिन वो गिव अप करने वाले नहीं थे और उन्होंने इंसिस्ट किया कि उसकी एनर्जी इतनी ब्राइट थी और उसकी इनसाइट अलग थी
वो रियली उसे स्कैम करने पर डबलिंग डाउन कर रहे थे। फिर मेल स्कैमर ने पूछा कि क्या लोग अक्सर उसे बताते थे कि वो हैंडसम है। बेशक उन्होंने किया, उसके पास एक प्रिटी फेस था, वो अभी सबसे ऑब्वियस चीज थी। उन्होंने क्लेम किया कि वो उसके एंसेस्टर को उसके शोल्डर पर बैठे देख सकते हैं और वो रियली उनसे रिजेंबल करता है। लड़का इतना डिग्निफाइड लग रहा था। वुजिन उन चीजों से अमेज था जो ये लोग बोलते हैं। वो कहते गए कि उसके एंसेस्टर्स इस पूरे टाइम उस पर वॉच ओवर कर रहे थे। क्या उन्होंने अब किया था? वो किडनैपिंग के एक विक्टिम के लिए बिलीव करना काफी डिफिकल्ट था। फिर भी वुजिन ने उनके लिए चारों तरफ देखने का एक ह्यूज शो बनाया। ऐसा लग रहा था कि उसने प्रॉपर रिस्पेक्ट्स पे नहीं की थी। अब वुजिन अमेज था और उसने उनसे पूछा कि क्या वो गोस्ट्स देख सकते हैं। ड्यूओ क्वेश्चन से टेकन बैक लगा और लेडी ने नर्वसली कहा कि वो उन्हें गोस्ट्स नहीं कहते थे, वो मोस्टली उन्हें एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स कहते थे। अब वो वुजिन के लिए स्ट्रेंज था, लेकिन वो हमेशा सीखने के लिए हंग्री था। उसने उनसे पूछा कि वो स्पिरिट्स परसीव कैसे कर सकते हैं। अगर वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स नहीं थे, श्योरली इसका बस यही मतलब था कि वो गोस्ट्स देख सकते हैं और उन्हें बस अपनी न्यू फाउंड पावर एक्सेप्ट करनी चाहिए। नॉर्मली ह्यूमन आई मैकुला, ब्लाइंड स्पॉट और ऑप्टिक नर्व के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोसेस करती है। इससे पहले कि ब्रेन इसे रिकॉग्नाइज करे, वो जानता था कि कॉर्निया कैसे काम करता है, आइरिस कैसे काम करता है और प्यूपिल्स ने लेंस को उस वे में फंक्शन बनाने के लिए क्या किया जो एक पर्सन के लिए देखने के लिए नेसेसरी था। फिर उसने पूछा कि क्या उनके पास दूसरों से अलग एक स्पेशल विजुअल ऑर्गन है, क्या वो एनी चांस इवॉल्व हुए 2-3 हुए थे, या क्या उनके पास एक वियर्ड जेनेटिक म्यूटेशन था। दोनों अब बहुत फ्रीक्ड आउट लग रहे थे। उन्हें क्विट करना चाहिए था, जबकि वो अहेड थे। वो क्लियरली वेवलेंथ्स के थ्रू एनर्जी परसीव नहीं करते थे। मेल स्कैमर नर्वस फील करने लगा, श्योर करते हुए कि अगर वो उस डूड को अपने साथ ले गए तो कुछ बैड श्योरली होगा।